लास्ट क्लास हमने जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया जी, फटाफट सुनेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है बच्चे इनकम टैक्स, जिसको मैंने डायरेक्ट टैक्स के नाम से भी आपको कहा था। डन। तो इनकम टैक्स पहली बात तो अपने आप में एक एक्ट है। एक्ट का नाम है 1961। उसी के अंदर कुछ रूल्स रूल्स हमने नहीं पढ़ने, बट एज अ गाइडेंस नोट हमें पता होना चाहिए। कुछ भी चीज मैं आपसे बात करूंगा या उसके रिगार्डिंग कुछ शेयर करूंगा, वह सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? इन रूल्स 1962। तो नेक्स्ट पॉइंट आया, जो बेसिक हमने बातें करी, लॉ एक्ट क्या है, क्यों टैक्स बनाया गया, क्या सोच के रखा गया। आज उसके ऊपर नहीं, आज डायरेक्ट क्वेश्चंस पीडीएफ मैंने रखी है आपके लिए। जो आपका फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, बिल्कुल एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जो एक एज अ स्टूडेंट एज अ टेक्स्ट पढ़ते हो हमारे मन में होता है कि सर हम टेक्स्ट निकालना सीख सकते हैं, क्या हमें टैक्स निकालना आ सकता है? कि एज अ जर्नल ले मैन कोई मुझसे बात करे, भाई मेरी इनकम 10 लाख है, क्या तू बता सकता है मेरा टैक्स कितना है? मेरी इनकम 6 लाख है, तो विद कुछ प्लस माइनस करके, इनकम कुछ बोल करके, मैं कुछ पूछ करके उनसे, क्या मैं टैक्स बता सकता हूं? और आज आप कैपेबल हो जाएंगे वो टैक्स निकालने के, बिकॉज ऑफ जो आप सीखने जा रहे हैं आज क्या है, स्लैब रेट्स, किसको कितना टैक्स लगता है, जस्ट एक पर्सन की बात कर पाएंगे। तो पहले तो मैंने ये कहा, सर आपने कहा था टैक्स कौन देता है जी, जल्दी बोलना। पर्सन। पर्सन का मीनिंग क्या है? डिफाइंड है। हाँ, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये नहीं मैं लाइन में सुनूं आपसे, नहीं। 7 है तो 7 ही रहेंगे, 8 नहीं हो सकते ना, कि हम लेंथ देने के चक्कर में बढ़ा दें। तो यहाँ लेंथ वाला कोई सीन नहीं है, 7 ही है। तभी इसकी थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है मुझे टैक्स में, क्योंकि ये कन्फाइंड है। ये नहीं कि लिखने लगे हैं जो अपना एक मिथ बना हुआ है, 6 पेज भरने हैं, फलाना भरना है, ये भरना है, वो लग रह गया एक तरफ पे, बाकी सब्जेक्ट्स में आज भी चलता होगा। पर टेक्स्ट में जो बातें जो है, आप वही लिख पाएंगे ना सर, ऐसे कैसे बना देंगे कुछ भी? अब मान लो जो आप लिख रहे हैं और लॉ ही नहीं, तो मुझे चेक करना बड़ा आसान है कि गलत लिख रहा है भाई, तो पहले ही काटा। तो कई बच्चे कहते हैं कि टेक्स्ट में नंबर नहीं है, उसका रीजन ये है, आपकी अभी थ्योरी नहीं चलती। जब हम सुन लेते हैं कि थ्योरी चला दूंगा, तभी तो कोचिंग रखनी पड़ती है टेक्स्ट की, कि वो अकाउंट्स में चल जाएगी। व्हाट इज अकाउंटिंग, डिफाइंड बेनिफिट्स वगैरह सब चलता रहता है हमारा, डिफरेंस डिफरेंस वगैरह। यहाँ जो स्ट्रिक्टनेस, अगर आपसे 54 सेक्शन है कैपिटल गेन का, उसकी एग्जाम्पशन पूछी गई 54 ईसी, अगर आप उसके बारे में पता ही नहीं, आप क्या लिखोगे? हम ये लिख सकते हैं जी एग्जाम्पशन है, माफ होता है क्या, आगे बन ही नहीं पाएगी लेंथ, बिकॉज वो एग्जैक्ट बात ही किससे शुरू होती है? कैपिटल गेन से। आपने पूरे थ्योरी में उस कैपिटल गेन की बात ही नहीं करी, तो टीचर को पेपर चेक करना बड़ा आसान है, भाई ये तो फेंक रहा है, सीधे ही काटा। हम सोचते हैं हम थ्योरी करके चले गए। तो टेक्स्ट में थ्योरी का रोल थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। तो सुनना, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बोलना बच्चे। 7 कौन कौन सी, जल्दी बोलना। इंडिविजुअल, हम लोग बैठे हैं। नंबर 2 एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 फर्म, मैंने एग्जांपल दी अपनी, दीपक आर गोयल एंड एसोसिएट्स, मेरी सीए फर्म, मैं पार्टनर हूं वहां पे, फर्म है। नंबर 4 रिलायंस, मैंने एग्जांपल दी कंपनी। नंबर 5 एओपी बीओआई, ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। वो आपका मन करेगा कि मैंने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाना है या ग्रुप ऑफ पर्सन बनाना है। नंबर 6 लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी किसको कहा था मैंने? पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। एंड 7 किसको कहा था? एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट मैंने कुछ आपसे बात कर दी छोटी सी, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट पैन नंबर है। बीच के दो अक्षर कौन से नंबर? 4 एंड 5। कौन सा नंबर? 4 एंड 5 आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बताता है। जैसे पी प्रोप्राइटर, रिलायंस का चेक करेंगे सी कंपनी, फर्म का चेक करेंगे एफ फॉर फॉर्म। नेक्स्ट लेटर उनमें नहीं होगा, उनमें कोई सरनेम नहीं होता कंपनी का। मेरे में, जैसे आपके घर में आप कौर हैं, सिंह हैं, गोयल हैं, गर्ग हैं, बंसल हैं, जिंदल हैं, तो मान लो पी जे प्रोप्राइटर जिंदल, ये आपको मिलेगा। या मेरी सिस्टर है बंसल है, पीबी, तो मैं कहूं पीबी प्रोप्राइटर बंसल, तो ये बड़ा कॉमन है। लड़कियों के नाम के आगे केवल सरनेम नहीं लगाते ड्यू टू मैरिज पॉइंट है। तो मिसिस का नाम मेरे का अंकिता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे अंकिता ही चल रहा है, तो उनके वहां पे क्या मिलेगा? पी ए प्रोप्राइटर अंकिता। तो ये बड़ा बेसिक आपके साथ रूल डिस्कस किया मैंने, कोई पता होना चाहिए ना बेसिक जो पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने दो बातें की थी आपसे, दिखाई नहीं थी। एक होता है प्रीवियस ईयर, आज बात हो जाएगी आपके साथ, और एक होता है असेसमेंट ईयर। जिन लोगों के पास बुक होगी, आपके बुक के ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, चेक करो, प्रीवियस ईयर नहीं है, चेक करो। ये पहली निशानी है टैक्स की, ये टैक्स की बुक की पहली निशानी है। आप जिस मार्केट में बुक लेने जाएंगे, आपको वहां असेसमेंट ईयर के नाम से पूछा जाएगा। हम पूछे जाते हैं जी मैं 5th सेमेस्टर में हो गया, मुझे इनकम टैक्स की बुक दे दो। वो कहता 5th सेमेस्टर, आपका ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 23-24। ईयर पढ़ो कौन सा लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर 23-24। बच्चा कहता है शायद ये ऐसे ही मैच करता होगा, नहीं ऐसा कुछ मैच नहीं करता, इसलिए ऐसा है। अब यही असेसमेंट ईयर मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
आपके पेपरों के लिए इसी अटेम्प्ट में और अगले अटेम्प्ट में भी। सीए वालों को यही असेसमेंट ईयर पढ़ा रहा हूं, कौन सा, 24-25, वो एक साल आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा करंट चार्ट चलते हैं कि जो बजट के अकॉर्डिंग जो भी इस वेब में बजट आया है उस बजट को इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले साल के लिए। वैसे पता है जो फर्स्ट फेब को बजट आता है किस साल के लिए आता है, अगले साल के लिए। अभी राइट नाउ जो बजट आया था 1 फरवरी 2023 वो 23-24 के लिए नहीं है, 23-24 के लिए पिछले वाला था। अभी जो बजट आया किसके लिए था, 24-25 के लिए, तभी उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर कौन सा, 24-25। बट हमें कौन सा पढ़ना है, 23-24, ये पता होना चाहिए। बार बार क्यों कहूंगा मैं से, जो भी असेसमेंट ईयर होता है, मैंने आपसे बात करी, दोबारा मुझे एक बार बताना, असेसमेंट ईयर कौन सा कहा आपने, मुझे जल्दी बोलना, 23-24। तो एक चीज क्लियर कट हो गई, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा मुझे बता सकते हो, 22-23। गुड, अगर आपको पता है अच्छी बात। तो एक साल बैक प्रीवियस ईयर। अभी राइट नाउ रिटर्न्स का टाइम था, अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ वैसे, अभी 31 मार्च 23, यही तो खत्म हुआ है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। कौन सा खत्म हुआ है, 22-23। सरकार कहती 22-23 ही खत्म हुआ ना, हाँ 23 मई होना, इसलिए पूछा मैंने बार बार। अभी सरकार कहती 22-23 में मैंने जो भी पैसा कमाया है उसका टैक्स मुझे किस साल देना है, 23-24 में। और 23-24 में टैक्स देने की नई नॉलेज की बात सुनिएगा, कितनी डेट्स हैं, ये नहीं कब मर्जी आ जाओ, ये नहीं है, एक फिक्स स्लॉट है आपके लिए। हम सब लोग कौन बैठे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल। मैं मुझे छोड़ के, मैं फर्म का पार्टनर हूं, आप सब लोग कौन है, इंडिविजुअल, एक्सेप्ट अगर आप किसी फर्म में पार्टनर नहीं है। तो आपके लिए डेट है जी पहली 31 जुलाई जो निकल चुकी है। अब आप में से किसी का मन करे रिटर्न भरनी है, या घर में कोई कह दे यार मैंने रिटर्न भरनी थी, तब उसको अब क्या लगेगी, पेनल्टी 1000 रुपए और 5000 रुपए 31 दिसंबर तक। उसके बाद तो भरी ही नहीं जाएगी। अब मेरी रिटर्न के लिए तारीख क्या है, 30 सितंबर। अगर आप नोट कर पा रहे हैं क्या, 31 मार्च कब तक मैंने पैसा कमाया, जल्दी बोलना बच्चे, 31 मार्च कब तक पैसा कमाया, 23 तक आराम से पैसा कमाया। सरकार कहती है साहिल जी आप 4 महीने लो, अप्रैल मई जून जुलाई, बहुत टाइम है यार, 4 महीने में आप पूरा हिसाब लगा लो आपने क्या कमाया। मैं कहा इतना तो टाइम लगता नहीं, मैं फिर भी हम आपको टाइम दे रहे हैं तो देने में क्या हर्ज है। और मेरे जैसे बंदे को, फर्म वाले को सरकार ने 2 महीने और दिए, 30 सितंबर, क्योंकि एक वर्ड होता है ऑडिट, सीए का, कंपनीज का, फर्म्स का क्या होता है, ऑडिट। तो ऑडिट टेक्स अ टाइम, सीए फ्री नहीं होते, इतना टाइम नहीं हो पाता हमारे पास। लैक्स में सीएस हैं हमारे पास, 4-5 लाख सीएस हैं एग्जैक्ट। अगर मैं बात कहूं प्रैक्टिस में तो और भी कम है, तो टोटल मेंबरशिप में पूछूं तो 5 लाख हैं, आधे से ज्यादा जॉब में होंगे। तो प्रैक्टिस में तो 2 लाख में मिल जाए बहुत बड़ी बात है सीए, और 140 करोड़ हम लोग हैं टोटल हिसाब लगाया जाए तो। गिनती के लोग हैं तभी आज भी वैल्यू बनी हुई है, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि गिनती के लोग ही इसको कर पा रहे हैं, और गिनती के लोग ही आगे इसको क्वालिफाई करके प्रैक्टिस में आ पा रहे हैं। तो सेम चीज 31 मार्च 23 तक मैंने पैसा कमाया। सरकार कहती है आप लोगों को 4 महीने का टाइम है, कोई टैली वगैरह जो आप मेंटेन करते हो, डाटा वगैरह मेंटेन करते हो, हिसाब लगा लो, अपनी रिटर्न मुझे 31 जुलाई तक क्या कर दो, सबमिट। सर क्या पहले कर सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, आप जून में भर दो, मई में भर दो, एक्सेप्ट गवर्नमेंट के फॉर्म्स आ जाए, जो उनके फॉर्म्स होते हैं रिटर्न के वो आ जाए, आप भर सकते हो। फिर बात आई 30 सितंबर, मेरे लिए 2 महीने एक्स्ट्रा। सर आपका ऐसा क्या खास है 2 महीने दिए, एक्चुअली मैं फर्म का पार्टनर हूं, मेरी एंट्रीज आपसे ज्यादा हैं, कुछ फर्म की होंगी, कुछ कंपनीज की होंगी, कुछ ऑडिट्स होंगे, सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा तो जाके मैं कुछ, मुझे इनकम बताएगा तो जाके मैं अपनी रिटर्न फाइल कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। एक लास्ट ड्यू डेट है इसके अलावा, लास्ट है जी 30/11 लास्ट, इसके बाद कोई रिटर्न नहीं जाती। 30/11 कौन सी है, 30 नवंबर। तभी आप देखेंगे मोस्टली सी आपको नवंबर के बाद मिलते हैं दुबई, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। उसका रीजन इज दैट बेले हो गए बिल्कुल फ्री, जनवरी फरवरी मार्च बिल्कुल फ्री। उसका रीजन फ्री का क्या, हाँ जीएसटी चलता रहता है मंथली, वो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो करते रहते हैं, जैसे मेरे बाहर को आर्टिकल बैठे हैं तो अपना काम करते रहते हैं, जीएसटी सेल परचेज वो नॉर्मल उनको सिखा देते हैं। इनकम टैक्स का काम मोस्टली सीए किसी को नहीं सिखाता, कारण उसी में पैसे हैं, उसी के ही नोटिस हैं, उसी के ही मनी है ज्यादा, वो अपने पास रखता है। हल्का हल्का काम कराता है, चल तू हल्का टीडीए सीख ले यार, चल तू सैलरी की रिटर्न भरनी सीख ले सौखी सौखी वाली। कैपिटल गेन पीजीबीपी जो हेरा फेरी की एंट्री घुमानी है वो आपको नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताते, कारण वही तो हमारा प्लस पॉइंट है, और वही आपको दे दिया फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो सेम चीज 30 नवंबर लास्ट है। सर ये किसकी डेट होती है जी, एक नाम होता है टीपीए, ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, जिनकी दुबई एसोसिएट्स है। आजकल इंडिया लेवल पे इतना बिजनेस वाइड हो गया, सब लोगों की एसोसिएट्स कहां पे है, फॉरेन कंपनी के साथ क्या है कोलैबोरेशंस। मेरा यूएस में एक ऑफिस है,
मेरा दुबई में एक ऑफिस है, मेरा चाइना में एक ऑफिस है, तो मेरे लिए सरकार ने 2 महीने और ज्यादा दे दिए। कौन से? 30 नवंबर कि सर आप और टाइम लो, पर ये लास्ट है, दोबारा बोलना। कोई आज के बाद नॉलेज से पूछे रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स क्या है? सर 3 है जी, बस 3 कौन सी हैं? फर्स्ट 31 जुलाई, उसके बाद 30 सितंबर, उसके बाद 30 नवंबर। विदाउट क्लियर हो गया? चलिए आगे लिखिएगा। सर जैसे आपने बोला प्रोजेक्ट होता है नेक्स्ट ईयर पे होता है। हाँ जी। हम असेसमेंट ईयर देखते तो अप्रैल टू मार्च होता है। तो अगर असेसमेंट ईयर अप्रैल टू मार्च हो, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, प्रीवियस ईयर भी अप्रैल टू मार्च है, असेसमेंट ईयर भी अप्रैल टू मार्च है। हाँ समय करने या फॉर एग्जांपल इस साल आया है 23 में, प्रीवियस ईयर में आया था वो, बिल्कुल आया। जो नेक्स्ट ईयर के लिए बजट आता तो 23 24 आपकी बात को कवर करता हूँ। 1 फरवरी 2023 को बजट आया। आपका क्वेश्चन ये है कि वो किस साल के लिए होना चाहिए? 23-24, यही कहना चाहते हैं। कोई तरीका तो हो नहीं सकता कि 22-23 के अंदर 22-23 के बजट दें। ध्यान से सुनना, आपने क्या पूछा? बजट आया 1 फरवरी 2000, कब आया? 23। मैंने कहा ये किस साल के लिए एप्लीकेबल है? जल्दी बोलना। 23-24 किसके लिए एप्लीकेबल है? 23-24 मेरा कौन सा ईयर है बच्चे, ये बताना। प्रीवियस ईयर। आज कमा रहा हूं ना मैं। आज आप जो जिस सेमेस्टर में मेरे पास पढ़ रहे हैं, ये कौन सा साल है मुझे बताओ। 23-24 तो करंट ईयर हो गया बच्चे वो उसको प्रीवियस बोलते हैं ना। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पे दोबारा सुन लीजिए, का डाउट जायज है, नया नया सीख रहे हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब डजंट मीन पिछला साल, पहली बार। हाँ बेसिस पे क्लियर हो जाते हैं पहले तो हम लोग ना, मेरी गलती है। कि प्रीवियस ईयर जो सरकार, तो मैंने कहा बुक में असेसमेंट ईयर वर्ड क्यों आता है, प्रीवियस ईयर नहीं आता। प्रीवियस ईयर का मतलब है, मैंने कल एक वर्ड कहा था, जिस साल आप इनकम कमाते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। अब मैं किस साल इनकम कमा रहा हूँ ये बताऊं मुझे, मैं किस साल इनकम कमा रहा हूँ? 23-24, आपके दोनों सेमेस्टर मेरे उसमें आएंगे। 23-24, 23-24 का टैक्स मैं कौन से ईयर में दूंगा? जल्दी बोलना। 24-25। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला कि ये जो बजट आया है ये कौन से असेसमेंट के लिए आया है? 24-25। दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट कह दिया। आपको शायद ना समझ आया हो, प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। अब आप बता दीजिए, एक्चुअली अकाउंट्स में हम प्रीवियस ईयर बोलते नहीं, अकाउंट्स में हम वर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जो आप अप्रैल से मार्च बोल रही हैं, ईयर वही होता है बच्चे, ईयर तो सारे वही हैं, अप्रैल से मार्च ही हैं, बट लैंग्वेज इनकम टैक्स में क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। तो दोबारा से, प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच ईयर आप क्या अर्न करते हैं बच्चे? इनकम। दैट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है क्या? दोबारा सुनना, मैंने भी आपको क्या कहा, दोबारा बोलना, पेपर का क्वेश्चन है क्या। जिस साल आप इनकम कमाते हैं, उस कमाई हुई इनकम पे ऊपर जिस साल टैक्स देते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड एज, क्या बन जाता है? असेसमेंट ईयर। बट इसकी 5 क्या है एक्सेप्शंस, इसकी 5 क्या है एक्सेप्शंस, लिखिएगा। एक्सेप्शंस ऑफ, एक्सेप्शंस ऑफ रूल प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पीवाई और असेसमेंट ईयर को लिख दिया। एक्सेप्शंस ऑफ रूल मतलब आज के बाद आपको कोई पूछे कि हम जिस साल इनकम कमाते हैं उसका टैक्स कब देते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑब्वियसली इट्स नेक्स्ट ईयर। बट कोई ऐसा केस है, वो जान के पूछेगा आपसे, कोई ऐसा केस है कि जिसका टैक्स हम जिस साल कमाते हैं उसी साल ही देना पड़े? मगर सर एक नहीं 5 केस है। पहला केस सुनिएगा, नाम पढ़कर आपको मजा आ जाएगा कि वाकई वो केस होना चाहिए था। क्या नाम है लिखिए, शिपिंग, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। आराम से लिखिएगा, इसके वापस लाइबिलिटी लिखेंगे जल्दी। शिपिंग बिजनेस ऑफ, जल्दी बताना बच्चे, नॉन रेजिडेंट। शायद कैच हो गया हो मेरी आपसे। शिपिंग बिजनेस क्या होता है जी? शिपिंग बिजनेस जो पोर्ट्स वगैरह, या अच्छा लेवल दे दूं, कस्टम, इंपोर्ट। अब यहां बैठ के यूएस से सामान क्या करते हैं? इंपोर्ट। अब अपने जहाज तो डाले नहीं हुए, तो यूएस के ही पर्सन होंगे जिनके जहाज होंगे, हम तो जस्ट यहां से बुक कर सकते हैं एज अ कैरेज। इनकम क्या है उनकी? फ्रेट, कैरेज, जब लोडिंग अनलोडिंग जो बोलते हैं। मैंने तो अपना माल बुक कर दिया, ऐसे कितने हिंदुस्तानी होंगे जिन्होंने यूएस से एक शिप बुक किया होगा। और यह तो होता नहीं होगा कि जैसे हमने बुक करा और आज ही चल पड़ा, एक प्रॉपर डेट्स होती होंगी, आज की तारीख में सामान यहां से निकलेगा। हम सबने कैरेज इकट्ठा करके हिंदुस्तानी ने किसको दिया? फॉरेन के पर्सन को। वो आराम से बैठा हिंदुस्तान से क्या कमा रहा है जी? पैसा। क्या आपको सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को उससे टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सोचो, बिल्कुल सोचो। तो बाहर से आया, मुंबई पोर्ट पे आता है, सामान उतारता है, हम लोगों से पैसे इकट्ठे करके चला जाता है। क्या इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए नहीं चाहिए उससे टैक्स लेने के लिए? बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट पहुंच गई, विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करना, इंडियन गवर्नमेंट पोर्ट पे पहुंच गई, हाँ भाई तू शिप लेकर आया है इंडिया से, तूने बहुत पैसा कमाया,
हमने देखा शिप बहुत बड़े हैं, 4-4, 5-5 हजार करोड़ के शिप है, उसके अंदर उतने का ही सामान है, बहुत बड़े। तो पॉइंट क्या आया, मैं कह भाई टैक्स दे, आगे से वो भी पढ़ा लिखा था, वो कहता भाई जी टैक्स तो देना पड़ता है इन द असेसमेंट ईयर, आज तो भी प्रीवियस ईयर है, मैं तो आज पहली बार आया हूं। मैं कहा सर ये आपके केस में नहीं, कहता क्यों मेरे केस में क्यों नहीं है? मैं कहा आपने नाम नहीं पढ़ा, आप कौन हो, आप कौन हो, क्या आपकी गारंटी है अगली बार आप आओगे, आओगे कोई नहीं है। एक बार पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, अब पुलिस वाले कहते हैं भैया अब यहीं रुको, मैं घर से आया बस 500 रुपये लेके, अब यहीं रुको, मैं ईमानदार हूँ, मुझसे बड़ा ईमानदार नहीं दिखना, देखो हाथ मिलाओ, बिल्कुल वो वहीं पे खड़ा बेचारा, वो ईमानदार था साला, आप नहीं थे, आप घर चले गए, यहाँ से सो के जाके कि मैं थोड़ा आने वाला हूँ, कॉमन सेंस है यार, हाथों की घर जाके वापस आकर 500 देनी, कहाँ किसी आने का है? आपके दोस्त मित्र में होता है बर्थडे पार्टी में, पता नहीं शरीफ होंगे वो ठीक है, कहते जी मैं पार्टी कल दूंगा आज नहीं, नहीं तेरे केस में आपको याद आ गया होगा दोस्त मित्र कोई, तो मेरे केस में आज कहना आज कम है, आज कम खा लेते हैं, बाकी फिर खा लेंगे कल, 3,000 है, बाकी 3,000 खा लेते हैं, कल और आएंगे और खा लेंगे। तो आपके केस में मैं भरोसा नहीं कर सकता। आज आपके सामने बैठा है बंदा, आपके सामने खड़ा है, उसका शिप आपके सामने खड़ा है, वो कहे जी मैं अगले गेड़े आऊंगा, क्या आपको लगता है अगली बार आएगा? कोई भी नहीं आएगा, पैसे कमा के वो 9-2-11। तो गवर्नमेंट को चाहिए, फिर अगले की क्वेश्चन सुनना, दिमाग में आना क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा कॉमन बहाना किस चीज का, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कौन सा पैसे साथ में लेके चलता हूँ टैक्स के। मैं क्या हाँ बिल्कुल जायज आंसर है, कोई गलत नहीं कह रहे हैं हम लोग, इसका दो आंसर बताऊंगा आपको मैं, कोई थोड़ा वाइड दिमाग सोचेंगे ना, यही एक आगे आने वाला आपकी क्वेश्चनिंग माइंड बन जाता है कि हाँ हम कैसा दिमाग को वाइड करते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा एक पॉइंट पे, आपको अपना इंडिया में क्या पॉइंट करना पड़ेगा, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई आपका एजेंट। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल याद कर लेता हूँ, कई बार मैं रास्ते में जा रहा था, गाड़ी ठुक गई, अब हो गया काम जो होना था, अंडर एज भी है, मैंने फोन करा पहले डरते डरते घर वालों को, कल तो करने का मन नहीं था पर करना पड़ना था, वो सामने वाला मुझे मार देता मार मार के, तो मैं घर वालों को फोन करा, मेरे फादर आए, मुझे कहते तू जा, मैं देखता हूँ, मैं क्या नहीं तू जा यार, ये कह दिया वो चला गया, और दूसरे बंदे ने भी आपको जाने दिया, रीजन क्यों, आपकी जगह पे आपके फादर आ गए, अब रिप्रेजेंटेटिव कौन आपकी जगह, आपके फादर, वो कही जा रहा है बच्चों गाड़ी थे, खत्म करे यार, कैसे निबेड़ना है, शोरूम में चलना है, काम करवाना है, पैसे लेने हैं, इंश्योरेंस करा है, बता कैसे निबेड़ना है, अब होगी गाड़ी ठोक गई करके क्या करना है, क्लेश करके क्या फायदा, पर वो बात कर रहे हैं ना। तो सेम मैं आपको तभी जाने दूंगा अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। फिर मुद्दा को चढ़ गया किस बात पे, आप मेरी इनकम इस टाइम एट ए टाइम कैसे निकालोगे, ये शिप सोच के देखो, विजुअलाइज करो, शिप आ गया, सामान उतार दिया, वो जाने वाला, रस्सी छोड़ के हमने बांध दिया, रुक जा भाई सारे पैसे देके जा, वो कहता पैसे भी है नहीं, मैं बंदा पानी करके जा, कहता ये बंदा दे देगा, मैं कितना, कहता हट जा 2 मिनट जा, उसको खुंटे से बांधना पड़ेगा, रुक जा साले 2 मिनट, ज्यादा बाजी कर रहा है, कहता क्या बांधना पड़ेगा, तो सरकार कहती मैं तुझे एक रेट बताता हूँ, वो क्या चीज है, प्रिजम्पटिव बेसिस, क्या वर्ड है, प्रिजम्पटिव, प्रिज्यूम्ड, जहां से वर्ड में एक वर्ड होता है अज्यूम्ड, आप बोलते भी हैं लाइफ में अजम्पशन, मेरी अजम्पशन लगी, अजम्पशन अज्यूम करना, प्रिज्यूम्ड होता है कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले ही ऐसे होता है, प्रिज्यूम्ड। तो सरकार कहती तेरा टैक्स बनता है 1 लाख रुपए, मैं क्या ये आपने कैसे निकाला 1 लाख रुपए, क्या फॉर्मूला है मुझे तो बता दो, ये क्या झंझट है, कैसे करते तुम लोग, कहता कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जितना तेरा फेयर, जितने तू पैसे कमाए एक इंडिया से गेड़े से, मतलब मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए एज अ कैरेज, एज अ फ्रेट, जो भी मैंने लोडिंग अनलोडिंग एज अ टैक्स वगैरह 100 करोड़ कमाए, उस 100 करोड़ का 7.5%, 7.5%, अगर आप लैंग्वेज समझते हैं, 7.5% इज योर, इंग्लिश में वर्ड है डीम्ड इनकम, कोई वर्ड सुना, डीम्ड, मान लेंगे इंप्लाइड, बिल्कुल मैंने डीम्ड मान लिया तो आया नहीं भाई, डीम्ड इनकम, मैं क्या ये क्या भला है, मैं भला क्या है, और तेरे लिए मैं सारा ट्रेडिंग पेंडल बनाऊं, तू भी तो कह रहा है कि मैं जो 100 करोड़ रुपए कमाता हूं, ये चार्जेस, मेरा आने जाने का तेल का खर्चा, मेरे भी एक्सपेंसेस है, मैं कहा तेरी बात बड़ी करी, तभी तो मैंने 100 का 100 करोड़ तेरी क्या नहीं मानी, इनकम, समझो बात को, दोनों में कितना फर्क है, मैंने सिर्फ कितने परसेंट मानी, तो मेरा है गिर कर 7.5%, 7.5%, समझ पा रहे बात को, ये लॉ में लिखा हुआ है, बट बात वही आती है हम कितना याद कर पाते हैं, बट अच्छी बात तो ये है कि अगर याद रह जाए तो एक डिफरेंट लेवल होगा बाकी बच्चों से, हाँ भी टैक्स पड़ा है, ये शिपिंग बिजनेस है, क्यों है, एनआर का है, तो अगर ये इंडियन का होता कोई दिक्कत ही क्या, बाबूजी उसकी पूरी कुंडली आपके पास पड़ी है, कहां भाग जाएगा वो, आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास पड़े हैं, कहां भाग जाएगा वो कहीं नहीं जा सकता, दैट्स वाई किसका बिजनेस है वो ना, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। नेक्स्ट लिखना डिसकंटिन्यू,
डिसकंटिन्यूड बिजनेस, नाम से समझ गए होंगे वैसे तो। डिसकंटिन्यू बिजनेस, आपने बिजनेस ही क्या कर दिया बच्चे, बंद कर दिया। पर यहां पे एक ऑप्शन है, यहां पे एक ऑप्शन है, विद द कंसेंट ऑफ, किसके साथ मैंने कहा था कल, एओ, विद द कंसेंट ऑफ कौन, एओ, असेसिंग ऑफिसर, क्या बोलते हैं इसको वर्ड, जिसको आप बोल देते हैं ना इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, असेसिंग ऑफिसर इसको बोलते हैं। आपके हर एरिया का एक प्रॉपर इनकम टैक्स में कौन अपॉइंट है, एओ। जैसे पंचकुला का दफ्तर कहां पे है, सेक्टर 2 में। चंडीगढ़ का कहां पे है, सेक्टर 17 में। तो अब मेरे इस एग्जांपल देता हूं मैं, कई बार वहां पे एक वार्ड नंबर भी लिखा होता है, कभी प्रैक्टिकल रिटर्न्स आपको दिखाऊंगा, अपने रिटर्न में कहा था, वहां टॉप पे लिखा होगा, शायद आपसे बात की थी मैंने, वार्ड नंबर, वहां पे लिखा होता है वार्ड नंबर 3। अब मैं समाना साइड का रहने वाला हूं, पटियाला साइड, तो मेरा आईटीओ बैठता है पटियाला। पटियाला में मैं चला गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीला भवन के पास, अंदर कमरे में चला गया, वहां तो इतने सारे कमरे, तो मैं सोच रहा किससे मिलूं, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। आपसे पूछा कि आप कहां से आए हो, समाना से, आपका वार्ड नंबर कौन सा है, 3, यू हैव गो टू द डायरेक्टर नंबर 3। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, पागलों की तरह सारा हॉस्पिटल छान मारा, कहां बैठा है, कहां बैठा है, अल्लाह कहेगा यार कौन इंसान था ये, डर लगता है, तो सीधा फोन करके जाना, भाई ये रूम नंबर है, बाकियों को डिस्टर्ब कर रहा है। सेम यहाँ पे है, मैं हर जगह एओ ढूंढ रहा हूँ, इतने सारे ऑफिसर्स बैठे हैं वहां पे इनकम टैक्स के, मैं सबसे पूछ रहा हूँ मेरा पैन नंबर ये है, मेरा पैन नंबर ये है, मेरी क्या क्वेरी है। वो कहता भाई पहले ये बता तू कहां से आया, ये से ये तेरा ए, जैसे पंचकुला कहीं सेक्टर 6 से आए हैं, तो सेक्टर 6 का मतलब सेक्टर बांटे हुए हैं, सेक्टर 1 2 3 4 एक एओ के पास, सेक्टर 5 6 7 8 दूसरे एओ के पास, मतलब राम श्याम जो भी है, मैं राम के आगे रोई जा रहा हूँ, या आपने मुझे लेटर निकाल दिया, फॉर्म निकाल दिया, कहता भाई पहले पहले मैं तो जानता ही नहीं, तो ये बता तू कौन है, कौन से सेक्टर से है, जब पंचकुला का है, मैं कहा 6 से है, 7 वाले कमरे में अगर रो, या नहीं रोना, ये कमरा मेरा नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं, तेरा एओ वो है, मैं नहीं हूं। अगर वो मान जाता है कि चलो सर इस साल निबेड़ना निबेड़ दो, वैसे नहीं निबेड़ना तो अगले साल, अगले साल तो वैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का टैक्स कब देना होता है, असेसमेंट, बट दीज आर एक्सेप्शंस, जिसका टैक्स आपको सेम ईयर में ही देना पड़ेगा। थर्ड लिखिएगा, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, नाम से क्लियर हो रहा है, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, क्या नाम समझते थे जी, एओपी बीओआई बनाई सर आपने फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे एग्जांपल दी थी दिल्ली ट्रेड फेयर, मुझे आज पता चला कि 1 सितंबर को दिल्ली ट्रेड फेयर लग रहा है, मैंने आप सबसे बात कर ली, मैं क्या भाई आप भी कोई एग्जीबिशन वगैरह आप देखते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है पंचकुला, तो सेक्टर 9 की मार्केट में बहुत ज्यादा रश लगता है, बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, लोग राखी पे भी या जन्माष्टमी पे भी बड़ी ड्रेसेस वगैरह लाके रखते हैं और बेचते हैं, अच्छी एक इनकम बन जाती है, या दिवाली पे पटाखे वगैरह कुछ भी। तो ऐसे ही हमने एक ग्रुप बनाया, आपस में इकट्ठे हुई, व्हाट्सएप पे बनाया, मान लो उसको आप एओपी बना लेंगे, या बीओआई मेरा काम है जैसे उसको रजिस्टर कराना। मैं कह भाई दिल्ली जाना है, वहां पे ट्रेड फेयर लग रहा है, तो बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ा वर्ल्ड वहां पे एंटर करता है, जैसे दुबई में एक्सपो लगा हुआ था अभी 1 अक्टूबर से 6 महीने, अगर आप साथ देते तो हम चल जाते मान लो, तो वही जहां पे दिल्ली हम बैठेंगे, जो पैसा कमाएंगे आप उसमें बांट लेंगे, सबके एफर्ट्स हैं, सबको टीम बांटी जाएगी, तो ये काम जैसे आप कॉलेज में करते होंगे, उस टीम वर्क करते हैं वहां पे, कि ये काम तेरा, ये काम तेरा, ये काम तेरा, तूने कस्टमर डीलिंग करनी है, तूने बिलिंग करनी है, तूने सारा सामान देखना है। मैं क्या बेचेंगे क्या, वही अपनी जो एंटीक पीसेज होते हैं, कुछ अजीब अजीब से लेकर हम दिल्ली बॉम्बे से लेकर आएंगे और वहां पे दिल्ली या कहीं मार्केट में बेचेंगे। या राजस्थान साइड के कुछ आइटम हम देखते हो ट्रेड फेयर में मोस्टली वही होता है, हैंडमेड आइटम्स कुछ ऐसी होती हैं, उसको बेचेंगे। चलो जी, वो 4 दिन का ट्रेड फेयर था, हमने पैसे इकट्ठे करे, सबने, आपने मुझे 50-50 हजार रुपए दिए, हम 20 लोग थे, 10 लाख इकट्ठे हुए, हमने पैसे लिए, वहां काउंटर फीस भरी जो भी हमारी हो सकती थी, हमने फेयर लगाया, 4 दिन वहां पे सेल सुल करी, पैसे कुछ कमा लिए, 10 लाख से मुझे बन गए जी, मान लीजिए 15 लाख, सिंपल बात है, या बन गए 20 लाख, 10 लाख ही कमा लिए, मैंने आप सबको बांट दिए। पॉइंट ये था, टैक्स कौन देगा, आप तो 4 दिन बाद घर चले गए, और मैंने सरकार से पूछी, सरकार कहती टैक्स, मैं क्या टैक्स जाके वंश से ले लो, वंश कहता है जाके रिश्वा से ले लो, रिश्वा कहती तारा से ले लो, मैं क्या ये क्या मतलब है, सालों मैं किस किस के घर जाऊंगा, और कहते टैक्स कब देना चाहिए, मुझे अगले साल देना है, मैंने, मैं कहा अगले साल नहीं, जिस साल आपने एओपी बनाई फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, तो वहां एज अ हेड मेरी ड्यूटी बनती थी उस 20 लाख के ऊपर जो हमारा टैक्स बनता है, आज निकालना सिखाऊंगा,
जो हमारा टैक्स बनता है पहले मुझे वो सेट असाइड करना चाहिए था कि बच्चे 2 लाख तो लग गया टैक्स, बाकी कितने बचे 18 लाख को आपस में बांट देता हूँ 20 बंदों में 90 हजार आ गया। आप सबने क्या लगाए थे 50 और 3-4 दिन के आपको 40 हजार कर मिले। दैट्स इट। एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। जैसे कोई हमने फंक्शन करना है 10 सेक्टर में ड्यूटी मिल गई, हम सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, हमने एक फंड क्रिएट करा, फंड में पैसे आए हमारे पास, हमने इसको यूज करा, जो कलेक्शन हुई वो भी देखा और जो बच गए बांट लिए। पर पॉइंट इज दैट ये था टैक्स कौन देगा, तो टैक्स आपको पहले देना पड़ेगा फिर आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा पर्सन। अब ये पानी ले लीजिए मुझे, ये पास करना, पास कर दीजिए। पर्सन लिविंग इंडिया। सर जो एक और धारा बोलते हैं हाँ जी, इसमें मतलब जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले टैक्स निकालेंगे बच्चे बिल्कुल। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं अभी करेंगे अपन, अभी आपको मैं स्लैब्स बताऊंगा, 0 से 2.5 लाख माफ है, 2.5 से ऊपर कितना टैक्स है वो तो आप अभी निकालेंगे। तो मैंने एस्टिमेट बोल दिया 2 लाख, ऐसे ही बोल दिया। चलें जी, चलो नाम पढ़िए, बड़ा कॉमन नाम है सर। पर्सन क्या लिखा हुआ है, लिविंग इंडिया, इससे प्यारा नाम तो हो ही नहीं सकता। परमानेंटली साफ कह के जा रहे हो बाय बाय, दोबारा इंडिया वापस नहीं आऊंगा। तो फिर यहाँ तो पहला मौका मेरा बनता है सर, हमारे टैक्स के सारे ड्यूज क्या करके जाइए, क्लियर। वैसे आप ही करके जाते दो कड़ी। मैं अपना टाउन छोड़कर आया हूं तो यहाँ पे आया हूं तो मुझे चाहिए था कि वहां जिसके भी मेरे पैसे पेंडिंग हैं, मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई किराने वाले के पैसे हैं या छोटे मोटे किसी न्यूज़पेपर वाले के पैसे हैं, किसी के भी ना रहे, फिर भी कह के आया कि मैं जा रहा हूँ भाई, कोई रह गया हो तो मुझे कॉल कर देना फ्रीली, मैं आपके पैसे यहाँ बैठ के आपको पेटीएम गूगल पे कर दूंगा, भूल भी जाऊं तो प्लीज मांग लेना। बिकॉज आप साफ कह के जा रहे हैं मैं परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ ही डाउट आया सर, फिर विजय माल्या क्यों जाने दिया, मन में रहता है ना दाढ़ी वाला अंकल, हाँ ये मस्त जिंदगी जरा इंग्लैंड में, उसको क्यों जाने दिया। मैं क्या, अगर आप पूरी बात को कवर कर पाए तो मजा आ जाए। उसका क्या टैक्स वालों से रोला था क्या, उसका बैंक वालों से था, तो मेरे साथ क्या रोला, सिंपल। मैं और नीचे 2-3 भाई, मैं नाम नहीं जानता, नीचे खड़े, किसी ने इनको में किसी को भी गाली दी, वो कहता शायद इसको मार, मैं मुझे थोड़ा दी है, सोचने वाली बात है। अगर मुझे दी होती मैं जरूर पकड़ता। विजय माल्या का चक्कर टैक्स के साथ होता तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको 1 महीने से पहले रोकता। दिक्कत किसके साथ थी, बैंक। रोकना किसको चाहिए था, बैंक। तो मेरा क्या मैटर है, अब मेरे पे खामखा आ रहे हो कि भाई तू तो पढ़ता है, लॉ में पढ़ाता है, पर्सन परमानेंटली लिविंग इंडिया, तुझे रोकना चाहिए था। मैं क्या, मैं क्यों रोकूं, मेरे क्या ड्यूज हैं, सिंपल बात। मैंने किसी से पैसे लेने हैं, आपने भी, में भी हो सकता है उससे पैसे लेने हों, अभी बैठे बैठे उसने मेरे पैसे दे दिए या पेटीएम गूगल पे कर दिए, आपको कह रहा होगा पैसे नहीं है, आपको तो क्लेश हो जाएगा। यह मुझे कह रहा था पैसे नहीं है और उसको पैसे भेज रहा है, तो भाई ये देखो अपनी अपनी सेटिंग, अपने अपने रिलेशन है। उसे मेरे पैसे दे दिए, आपके पैसे नहीं दिए, आप कहते साहिल तुझे बोलना चाहिए कि तूने मेरे पैसे तो दे दिए, अब उसके भी दे दे। मैं क्यों कहूंगा, पहली बात तो मेरे रिलेशन उसके साथ कुछ और है और आपके कुछ और है, मैं क्यों कहूंगा। तो सेम पर्सन लिविंग इंडिया, अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, मैंने लास्ट में वर्ड क्या लिखा, परमानेंटली, इससे सिंपल वर्ड नहीं होता बच्चे, टेम्परेरी नहीं कह रहा, परमानेंटली साफ करके जा रहे हो मैं इंडिया वापस नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कुछ काम पड़ जाए डिफरेंट है तो मुझे एक काम करके जाना पड़ेगा, सारे टैक्स क्लियर करके जाने पड़ेंगे इन द सेम ईयर। अब फिर कह रहे हो वही बात, मैं अगले साल आता हूं, तो हम हिंदुस्तानी विश्वास नहीं करते, तो अगले साल आएगा या नहीं आएगा भाई, आज ही अब पैसे हैं तो आज ही क्लियर करके जा। एंड लास्ट पॉइंट ये पेपर में आ सकता है आपके पास, यही 5 पॉइंट है, 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट लिखिएगा। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, असेसी ने, मैंने कल वर्ड बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, असेसी होता है जो टैक्स देने के लिए लायबल है। आपने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर का मतलब सिंपल लिख दूं सेल, सिंपल भाषा में लिख दूं तो सेल, बेचना शुरू कर दिया। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर द अवॉइडेंस ऑफ क्या, टैक्स। कि जब सरकार आपसे पैसे मांगने आए तो एक सिंपल बहाना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको उस चीज से रोका जाए, आपको एसेट बेचने से रोका जाए। जैसे भी मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि वो अपने सारे, कहते नहीं वो बंदा अपना सब कुछ बेच बूच रहा है भाई, वो जाने की तैयारी कर रहा है, कुछ चक्कर है उसका, पता कर लो, अपने पैसे पूसे कवर कर लो पहले। तो सेम चीज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर द अवॉइडेंस ऑफ क्या, टैक्स। मेरा मोटिव एक था मेरे पीछे कि कल को पैसे मांगने आओगे, मैंने वही जवाब देना है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे में हाँ थे, एसेट बेची, जिन लोगों के पहले देने थे मैंने
दे दिए। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बीकॉम 2 के 4th सेम में था लिक्विडेशन, और वहां पे याद करें तो वहां पे एक लिस्ट बनती थी 8 लोगों की। नंबर 1 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, नंबर 2 लिक्विडेशन के खर्चे, नंबर 3 लिक्विडेटर की अपनी रेमुनेशन, वो भी अलग बैठेगा कि मुझे ना मिले के, मैं सबको बंटवाती जाऊं मुझे ना मिले कि पहले आप ले लो। नंबर 4 डिबेंचर होल्डर, तो नंबर 5 था वहां पे प्रेफरेंशियल, वर्ड था क्रेडिटर तो दुनिया होती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये क्या वर्ड है, जिसको बाकी क्रेडिटर से थोड़ी सी क्या दी गई, उस प्रेफरेंस में कौन थे, गवर्नमेंट वर्कर्स एम्प्लॉइज, कि बाकियों से थोड़ा पहले, सबसे पहले तो नहीं कर सकता, रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, बट वर्कर्स को गवर्नमेंट के टैक्सेस बाकियों से थोड़ा पहले, और सबसे लास्ट में कौन आते थे, इक्विटीज, वो तो चलो बाद की बातें जब निबेड़ेंगे क्या होगा, बट अपने से पहले। तो ये 5 पॉइंट आपके सामने है, फटाफट रिपीट कीजिएगा। आप लिंक बनाएंगे, शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका बच्चे, एनआर, शॉर्ट फॉर्म में मैं एनआर कहूंगा। नंबर 2 डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इट इज ऑप्शन ऑफ द एओ वेदर टू पे टैक्स इन द सेम ईयर वेदर इन द नेक्स्ट ईयर इफ द कंसेंट ऑफ द एओ इज ओके। एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, बनाई ही क्यों थी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो आंसर बड़ा प्यारा है, साथ के साथ टैक्स दो। अगली बार आप कहते क्या बात है साहिल अभी टैक्स क्यों ले रहा है, बाद में फिर जाएंगे दूसरी होली पे, जब जाएंगे तब का तब सही, आज का हिसाब आज ही होगा। जैसे टूर पे जाते रहते हैं, तो जब टूर गए जो खत्म हो गया, पैसे लग गए सबके, आई थिंक सो क्लियर दैट अमाउंट, अब खत्म करनी चाहिए, मैं अगली और फिर जाएंगे 2 महीने बाद, सबकी तब के साथ भाई, आज का फिर भूल जाएंगे सिस्टम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, एंड द लास्ट वन ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। लो जी लिखिए स्लैब रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज का काम फटाफट, 10 मिनट लगेंगे। हेडिंग दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लैब रेट फॉर द AY 23-24, बार बार कह रहा हूं मैं आपके लिए, AY मतलब असेसमेंट ईयर। आज तक हमारे बीच में सिर्फ 4 बातें हुई हैं, दोबारा बोलूं, पर्सन क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, एंड एक्सेप्शन क्या है। चल मेरा क्लियर रहता फंडा कि मैं हर क्लास में शुरू करने से पहले रिवाइज जरूर रहता हूं कि आपको ये रहे हम करके क्या गए और क्या कर रखा है अब तक, हमेशा। और चैप्टर 1 की गारंटी है कंप्लीट हो जाएगा आज, गारंटी आपके साथ, ठीक है। अब स्लैब रेट्स क्या है लिखिएगा, फॉर किसके लिए लिख रहा हूं, पहले तो इंडिविजुअल, किसके लिए लिख रहा हूं, इंडिविजुअल, आराम से साफ साफ लिखिएगा, कॉमा HUF फुल फॉर्म जानते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉमा AOP, नेक्स्ट कॉमा BOI एंड AJP फुल फॉर्म जानते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आप कह सकते हैं सर एक तरह के आपने सारे इकट्ठे कर दिए, सिर्फ कौन रह गया, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। अगर मैं सही हूं 7 में से 3 रह गए, बाकी सब आगे, सब आगे। अब सर क्या इन सबके लिए एक ही रेट है क्या, बिल्कुल सबके लिए एक रेट है, और ब्रैकेट में कुछ लिखिएगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये सभी लोग रेजिडेंट हो या क्या हो बच्चे, नॉन रेजिडेंट। सर मतलब तब भी फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट हो या सभी नॉन रेजिडेंट हो तब भी रेट सबके लिए एक ही लगेगा। एक अगली कंडीशन लिख लेना इसके साथ, अगर मैं प्लस दूं एज लेस देन 60, एज लेस देन इक्वल भी नहीं कहा मैंने, लेस देन 59, 60 नहीं, तो अगले में आएगा एज लेस देन 60। और मैं एक चीज बता दूं, जहां मैं एज की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एज की बात एक पर्सन के लिए कर रहा हूं, वो है गुड, क्योंकि बच्चे मैं HEF को एज का बेनिफिट नहीं दे सकता। अब आप कहें मेरी HEF 60 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है, HEF 70 साल पुरानी हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं, आप उसके कर्ता हैं, आपकी एज 70 है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। HEF को, AOP को, BOI को, AJP को, तो मैं SD कॉमर्स कहूं 60 साल पुराना है, इसको एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, साहिल गोयल को मिलेगा, मैं 60 साल पुराना, 70 साल मेरी एज है, मेरे फादर की 62 है, उनको एज का बेनिफिट मिलेगा एज अ इंडिविजुअल। सर आप तो पार्टनर हो फर्म में, वही तो मैं समझाना चाहता हूं आपको, फर्म मेरी 12 साल पुरानी है, तो फर्म को क्या देखो क्या बड़ी होती हुई, फर्म तो वही है, पार्टनर है हम लोग। मैं जब अपनी रिटर्न भरूंगा मैं बताऊंगा मैं पार्टनर हूं, बट मेरी एज 61 है, हाँ आपकी 61 है, आ जाओ, तो आपको बेनिफिट है, फर्म को थोड़ा बेनिफिट है। अब कई दिल्ली लेवल ऑफ दी कंपनी रिलायंस 100 साल पुरानी है, तो क्या उनको थोड़ा एज का बेनिफिट दूंगा 100 साल, पर्सन को बेनिफिट है इंडिविजुअल को। सर आप तो कहते थे कंपनी उसकी है,
वही तो कह रहा हूं यार, फर्म या कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन है। एसडी कॉमर्स इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड साइड इज अ नेचुरल पर्सन। मैं इंडिविजुअल हूं, ये एसडी कॉमर्स हो सकता है कंपनी हो कल को, एसडी कॉमर्स लिमिटेड ये बना दे, पर साइड को तो एक एमडी डायरेक्टर एक पर्सन इंडिविजुअल ही रहेगा, मुझे एज का बेनिफिट मिलेगा। तो लिखिए क्या स्लैब्स हैं, इसके नीचे लिखेंगे 0 से 2.5 लाख। साफ साफ चाहिए मुझे बच्चे, यही आपके काम आने वाला है। और एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखाऊंगा आपको अच्छे से, 0 से 2.5 लाख अगर विजिबल है आपको, गुड है, नील। और अगला क्या लिखेंगे, 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख, 5%। 0 से 2.5 लाख, माफ है बच्चे, इन सब पर्टिकुलर्स के लिए भी चेंज करूंगा। 2.5 लाख 1 रुपए से, मतलब अगला 1 रुपए यहां पे आता है, 2.5 लाख ऊपर तक जाता है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%। 5 लाख 1 रुपए से कब तक, 10 लाख, इट्स अ बच्चे 20%, ये 20% है। और मोर देन 10 लाख, लास्ट पॉइंट है मेरा, मोर देन 10 लाख अगर आप देख पा रहे हैं, इट्स अ 30%। मोर देन 10 लाख इट्स अ 30। अगर आप सरकार की प्लानिंग समझ पा रहे हैं, पहले 0 फिर 5 फिर सीधा 20। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, ये पेंट कला है, अभी सिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा। बच्चे को भी बड़ा आसान लगता है, कुछ भी नहीं है, याद हो गया, याद तो हो ही जाता है, याद में क्या दिक्कत है, याद में तो दिक्कत है ही नहीं, बुक में लिखा तो पड़ा है। याद में क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी हाउ टू अप्लाई इट। अब जिसको एंड तक लेके जाऊंगा प्रॉब्लम मजा आने वाली, ठीक। अगला हेडिंग दीजिएगा, बी केस फॉर इंडिविजुअल, किसके लिए लिख रहा हूं। अब मैं बाकी सबको साथ लेके नहीं चलूंगा, सिर्फ किसको लेके चलूंगा बच्चे, इंडिविजुअल। प्लस वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, सभी बोलेंगे रेजिडेंट। ये तो फिर सर आप काम बढ़ा ही जा रहे हो, चैप्टर 2 तभी तो स्टार्ट होगा। हाउ कैन यू से दैट द पर्सन इज रेजिडेंट और नॉट, उसकी चर्चा करेंगे। जो प्लस 2 में कुछ सुना होगा, 182 डेज इन इंडिया और फलाना फलाना कुछ सुना हो, ओके तो वहां पे आएगा, सारा पढ़ेंगे हम लोग, तो मैं बात करूंगा आपसे। प्लस एज 60 और मोर बट लेस देन 80, ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज 60 और मोर, मैंने 60 लिखा बच्चे, 60 और मोर एज, बट लेस देन 80, 80 नहीं कहा। और इसको बुक्स अपने यहां पे कहती हैं जी सीनियर सिटीजन, जो टेक्स्ट में बहुत कॉमनली अपने लिए क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। मैं जाते ही बड़े क्वेश्चन में चेक कराया करूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक तैयारियां हमें करनी होंगी। बच्चा क्वेश्चन शुरू कर लेता है, टेक्स्ट भी निकाल देता है, मैं कहता तूने चेक करा उसकी एज क्या थी, वो देखेंगे मैं, फिर तूने बेनिफिट्स कैसे देगी। अब सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट्स ज्यादा है, हम अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़े बेसिक हैं, तो सीखने जरूरी है मेरे लिए। क्या दोबारा से, सिर्फ सर आपने इंडिविजुअल की बात करी, अभी तो कहा यार मैं एज का बेनिफिट किसी और को दे ही नहीं सकता, आपको दे सकता हूं इंडिविजुअल। प्लस एज का बेनिफिट उस बंदे को मिलेगा जो हिंदुस्तान का क्या होगा, नागरिक, रेजिडेंट। सर मैं कैसे चेक करूंगा, अभी चेक नहीं करना, आज के मेरे क्वेश्चनों में चेक नहीं करना, आज नहीं करना। चैप्टर है इसके ऊपर पूरा, और पेपर में आता ही आता है 20 नंबर का, आना ही आना है, 15 का बड़ा 5 का छोटा, बिना कहीं आना है, उन्हें करके जाना है, कहने की जरूरत नहीं। और अभी हो जाएंगे 20 मंथ के अंदर ही हो जाएंगे 2 चैप्टर अभी, फिर बड़े स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हेड चलेंगे सारे, जो कल बताए थे 5 हेड थे, कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, गुड, ओके। चलिए अब इसकी लिमिट क्या है, ध्यान से लिखना, 0 से कितना कर दिया बच्चे, अब कुछ सीनियर बना है, कुछ तो फायदा करना ही था। 0 से 3 लाख, पहले क्या लिखा था, जल्दी बोलना, 2.5, तो अगला एज क्या आएगा, 3 लाख से कितना रखा सरकार ने, 5। यही तो डाउट आता है, बच्चे सोचते हैं शायद अब 0 से 3 कर दिया सर ने तो चेंज कर देंगे, नहीं, बाकी रेस्ट स्लैब्स आर सेम, बाकी रेस्ट स्लैब्स आर सेम। 3 लाख से 5 लाख कितना है जी, 5%। 5 लाख 1 रुपए से, जल्दी बोलना जी, 10 लाख, इट्स अ 20%। और मोर देन 10 लाख बच्चे, अगेन सेम, इट्स अ 30%। दिस इज द सेकंड स्लैब रेट फॉर एन इंडिविजुअल एंड द रेजिडेंट। प्लस बोल रहा हूं, प्लस बोल रहा हूं, एंड बोल रहा हूं, एंड का मतलब होता है प्लस, और नहीं है, एंड है। प्लस एज 60 और मोर बट लेस देन 80। तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप,
फॉर इंडिविजुअल, इसके बाद ज्यादा नहीं है हमारे पास, फॉर इंडिविजुअल प्लस फिर वही बात क्या लिखूंगा बच्चे, प्लस क्या लिखूंगा, एज 80 और क्या है मोर, यहां नहीं ऊपर कैप लगा सकते हम 80 के बाद 100 साल तक, अब तो हमारी हमारे लिए हो 80 के ऊपर बस जो भी जा रहा है ठीक, 80 एज 80 और मोर, जिसको बुक्स यहाँ पे पहले एरो देख लो, 3 नाम दिए मैंने, ये बार बार पूछूंगा आपसे, गलतियां करेंगे आप, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, और एक भी लेक्चर का फर्क नहीं है, यही क्वेश्चन 2 दिन पहले सीए वालों का है, डिट्टो सेम, और ये आपकी बुक में, बुक के आपके अनसॉल्व इलस्ट्रेशन दोनों कवर्ड है इसके अंदर, जो मेरा स्टाइल चलता है पीडीएफ कवर करने का। तो इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, एज 80 और मोर होना चाहिए, जिसको हमने एक नाम से पुकारा सुपर सीनियर सिटीजन, जैसे होगा सुपरमैन, अब वही है ये हमारे लिए, तो ये छोटी मोटी बात है, 80 तक पहुंचना आगे जमाने में, तो सुपर सीनियर सिटीजन वो भी ठीक ठाक, तो सुपर सीनियर सिटीजन ये लास्ट है, तो 0 से 5 लाख सरकार कहती चक्को जी, 0 से 5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं, आप समझ पाएंगे इस बात को। रीजन इज दैट इस एज तक आते आते मोस्टली लोगों की इनकम रह जाती है जी पेंशन, बहुत रेयर जो फिल्मों में देखते हैं बिजनेसमैन, हाँ फिल्मों वाले होते हैं ना, बढ़िया तो है नहीं ये 80 साल का बाबा बिजनेसमैन, वैसे तो दिखते ही नहीं, 60-75 पे टिकट कट जाती है, ये छोटे वीर 80 में आने वाले रह गए बस, सेंचुरी तो बहुत दूर रह गई, तो बड़े बड़े लोग हैं, प्रकाश सिंह बादल टाइप ऐसे लोग हैं जो 97-98 चलते हैं, तो 0 से 5 लाख सरकार कहती क्यों तंग करना इनको यार, बेचारों की जो पेंशन इनकम है 30-40-50 हजार जो भी है उतना ही रहने दो, तो कुछ हद तक हमें माफ कर देना चाहिए, 0 से 5 लाख निल, बट सरकार इतनी भी दयालु वाल नहीं हुई, 5 लाख से अगली लिमिट वंश क्या रखी, और वो भी कितने पे, ये देख सरकार है फिर कुछ तो करेगी, कि 5 तक तो तेरे साथ बहुत मुझे हमदर्दी है, इससे ज्यादा नहीं है, 5 के बाद सीधा स्लैब कौन सी 20, कोई 5 नहीं कर सकते थे, 10 कर सकते थे, इस बार जो बजट आया हमारा पहले एनालिसिस होता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें और लोग कवर हो जाएंगे, बट गवर्नमेंट अपने तरीके से सोच रही है, अपने पॉइंट से सोच रही है, 5 से 10 लाख वही 20, और अगला स्टेज आप जानते हैं मोर देन कितना, बच्चे जल्दी बोलना, 10 लाख, इट्स 30, गुड, डन हो गया, ठीक है। एक छोटी सी बात करें आपसे, एक डाउट आया जी, छोटा सा, बड़ा छोटा सा डाउट आया, सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, इनकम टैक्स में बड़े चलते हैं वर्ड, सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गैजेट्स, काफी वर्ड चलते हैं, वो क्या निकाला मुझे क्वेश्चन बताना, 1/4/23 को एक आपका ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च कब खत्म होता है बच्चे, 24, डन है, डन है, आप इस साल का टैक्स किस साल देंगे जल्दी बोलना, अगले साल, जिसको आप क्या नाम देती हैं जल्दी बोलना, पहली बात तो असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा बन गया जल्दी बोलना, 24-25, क्या मैं 24-25 को ऐसे लिख सकता हूं अगर गलत नहीं बोल रहा तो, क्या ऐसे लिख दूं, और आपका आपका मतलब यहाँ पे नाम लिख देते हैं राम का, राम का बर्थडे आता है जी 1 अप्रैल को, ये सर्कुलर आया, आपके लिए छोटी सी बात है, और ये आम बंदे को नहीं पता होगी, जिस मर्जी से पूछ लेना, टीचर तो को पूछ लेना है, जवाब है, कारण क्यों पढ़ाते ही वाले सब उनको पता ही नहीं कि सर मान लो बंदे का बर्थडे 1 अप्रैल को हो, मैंने क्यों पूछा, जिस साल का आप टैक्स देने जा रहे हो तब आप कितने ईयर्स का, चक्कर कब पड़ेगा, ये चक्कर कब पड़ेगा 2 ही बार बस, जब 59 के हैं 60 होने वाले हैं, या 79 के हैं 80 होने वाले हैं, ये होने वाला है, और मैं पहले ही 61 का हूं, फिर क्या समस्या, ये बर्थडे आ रहा है, अच्छा फिर क्या बच गया, तू एक और दे गया तो अच्छी बात है, 61 का 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, तो 60 से लेके तो 79 तक तो सेम ही है, क्यों चिंता कर रहा है, मैं चिंता ये है मैं इस ईयर में जिस साल पैसा कमा रहा हूं कितने साल का हूं 59, मैं फिर चक्कर क्या है 59 का है तो है, कहता यार मेरा बर्थडे आता है अगले ही दिन, और आप इनकम कब तक देख रही हैं जल्दी बोलो, 31 मार्च, मेरा बर्थडे आता है 1 अप्रैल, आज के जमाने के अकॉर्डिंग रात को 12 बजे शुरू हो जाता है, और डिफरेंस सही है आपका, अब पहली तैयारी तुरी करके रखते हैं, पूरा स्मार्टफोन है ये छोटे फिर, तो 31 मार्च और 1 अप्रैल बात तो एक ही है, पर सर आपको तो डाउट है, ये कोई मामला सरकारी है, सरकार ने टैक्स लेना है, क्यों पंगा लेना, मारेंगे, तो आप कहते जी कुछ होना चाहिए इसके मामले में,
तो गवर्नमेंट के पास जब ये मैटर गया तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या निकाला, सर्कुलर नोटिफिकेशन, कि दोज पर्संस हैव जिनका बर्थडे, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स हैं क्या, देखो थोड़ा क्लियर क्लैरिटी से लॉ पे आया करो। हर बंदे को तो सर इसका चक्कर ही नहीं, जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, पहली बात तो उसका डाउट है। अब कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं किसका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, फिर हमारा तो चक्कर ही नहीं है, हमारा तो चक्कर ही नहीं। अब मेरा 1 सितंबर को बर्थडे आता है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी, कभी 59, कभी 60, कभी 61, उसी साल में हो जाया करेंगे। अगले साल 59, अगले साल 60, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। जिनका बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल, पहली बात तो। दूसरी बात, जिनके बर्थडे पे आप 59 से कितने के होने वाले हो, 60 के, या 79 से कितने के होने वाले हो, 80 के, तो आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपसे छीनना नहीं चाहता, ड्यू टू ओनली 1 सिंगल डे। तो गवर्नमेंट कहती घबरा मत, चिंता मत कर, अगर आप 79 के हैं, आप इस स्लैब में थे, एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद आप इस स्लैब में आ जाएंगे। सरकार कहती घबरा मत, तो चाहता क्या है, मैं चाहता क्या हूं कि मैं स्लैब थोड़ी और बड़ी एंजॉय कर लूं, मिल जाएगी। हमने इस बात पे डिनाई नहीं किया कि ये इनकम 31 मार्च तक की है और आपका बर्थडे 1 तारीख का है, जैसे एक दिन का फर्क जिसे कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स में भी होता है। जैसे मैंने भी आपको कहा ना 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो बड़े लोग हिंदुस्तानी हैं तो बड़े टाइम पे आते हैं, सुबह ही आते हैं, कई तो 31 जुलाई को सुबह पैदा होते हैं एकदम से हैं, सर आईटी भरानी है। मैं तो कौन है, कहाँ से आया, क्या मोटिव तेरा, कहता आईटी भरानी है, मैं अभी पैदा हुआ साले, तू इतने दिन से मैसेज डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रहा 31 जुलाई लास्ट डेट है, आज ही आया 31 जुलाई। तब आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं हिंदुस्तान का सिस्टम इतना बड़ा तगड़ा तो है नहीं। 31 जुलाई को हम लोग बैठते हैं, मोस्टली 90% क्या होता है, सर्वर डाउन और ब्रेक हो जाता है, साइट क्रैश कर जाती है, अपलोड ही नहीं हो पाती रिटर्न। तो इनकम टैक्स वाले भी रिलैक्स थोड़ा कर देते हैं, क्या अगली तारीख तक, मोस्टली डेट तो चेंज करते नहीं, डेट तो पहले कोरोना में कर दी, बस एक दिन और देते हैं आपको, 1 अगस्त, चल एक दिन तक तेरे पास टाइम है और दोबारा प्रोसेस कर लीजिए। क्योंकि वैसे तो मैं बताऊं जितने सीएज हैं सब कन्फाइंड हो चुके, मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं था। 28-29 जुलाई को पूरे फ्री दे पा रहा, कोई सारे रिटर्न है पहले टाइम से पहले खत्म, बैलेंस शीट आर्टिकल बैठे हैं, खत्म करो टाइम पे, कोई गंदा काम नहीं, प्रेशराइज वाला काम ही नहीं, 1000-1500 वाला टाइम पे है ही नहीं टाइम। अब हो गया जी फ्री, अब तो मूवी देख रहे हैं बैठे, ऐसे करो, क्या पता 31 जुलाई को ऑफिस बुला के घर चले गए। कारण क्यों, जिसके पास है वो आज भी वही क्वांटम पकड़ रहा है, आजा 500 में, आजा 600 में, आजा 1000 में, फिर वो रश रहेगा आपके पास, 31 जुलाई वाले दिन भी रहेगा। आप जो रह गया, हमने सोच रखा है वो पहली डिले था, तो पेनल्टी दे देगा, क्या चक्कर है, 1000 पेनल्टी दे दे, 5000 पेनल्टी दे दे, और क्या कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक छोटी सी अमेंडमेंट है, किसके लिए दोबारा बोलना, जिनका बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल, आपको याद रहेगा, बड़ा डिफरेंट पॉइंट है, पहले बोलो, बड़ा स्प्रिंग पॉइंट है, जिसका बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल, उनके लिए क्या अमेंडमेंट है, वो 1 अप्रैल बर्थडे तो आया 1 अप्रैल, इनकम देख रहे हैं 31 मार्च, तो घबराइए मत, आपको एज का बेनिफिट मैं उसी साल दे दूंगा, नॉट एक दिन के चक्कर डालूंगा आपके लिए। पर चक्कर पड़ेगा किनका, 2 लोगों का, जो 59 से क्या हो रहे हैं 60, या 79 से क्या हो रहे हैं 80, खत्म सर, इतनी सी बात है आपके साथ। और ये टैक्स रेट मैंने आपको लिखवा दिया, एक बार देख लीजिए। बच्चे का डाउट आया, आपने सर 4-5 लोगों के नाम लिखा दिए, फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, 3 लोगों के बारे में नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बट बता दूंगा। जैसे फर्म के ऊपर कोई स्लैब रेट नहीं है, मैंने कल बात की शायद आपसे, 30% फ्लैट टैक्स है, फ्लैट समझते हैं, डिस्काउंट भी लगता है, फ्लैट 40, मैं जो भी चीज उठाएंगे क्लियर कट 40 ऑफ, 5000 की शर्ट उठाई 40 ऑफ, 2000 ऑफ, फ्लैट का ये तो है। अप टू, बड़ा खतरनाक काम होता है, साले लगाते हैं अप टू 70 है, हम सोचते हैं शायद मुझे वही मिलेगा जो 70 वाला है, वहां जो पसंद आता है ये तो 10 में है जी, ये तो है ही नहीं। अब बड़े चोर है तुम लोग, बनाने का तरीका है वो, अट्रैक्ट करने का तरीका है अप टू 70, फ्लैट 70 नहीं है, वो समझ आता है टाइम से जाके चीजों को, आप तो समझ सकते हैं इस चीजों को। तो सेम फर्म के ऊपर फ्लैट 30 है, 1 रुपया भी उनको माफ नहीं है। तो मैंने एग्जांपल ली थी कल, शायद आपके बैच में ली थी, अगर 100 रुपए कमाई, 30 रुपए देने पड़ेंगे। आप कहते बड़ी छोटी फिगर है, सरकार कहती है तो लेके हटेंगे, चाहे छोटी है बड़ी है, प्लस सेस कुछ और भी लेंगे। अब लिख लीजिए, सेस से मुझे याद आ गया, लिख लीजिए, इसके ऊपर ये तो लग जाएगा टैक्स, लग जाएगा, इसके ऊपर लगता है जी अलग से एक और टैक्स लगता है, जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% ऑफ किसका लगेगा बच्चे, टैक्स, लिख लीजिए। हाँ जी, फर्स्ट वाला मतलब जी ये वाला जी सीनियर, अब वो सीनियर बन गया, क्योंकि 59 से क्या हो गया बच्चे 60, वरना वो किस में था, इसमें था पहले वाले में, बिकॉज ऑफ 59,
और उसका बर्थडे कब आता है? जस्ट एक दिन बाद। तो घबराइए मत, मैं आपको ये बेनिफिट दे दूंगा। जैसे आपको कोई कंपनीज ऑफर देती है कि वैसे तो ऑफर चली गई, जैसे आप शॉपिंग करने चले गए, आज 18 अगस्त है, वो कहता है सर ऑफर तो वैसे 17 अगस्त तक थी, चलो आपको मैं कर देता हूँ डिस्काउंट। वो बात वाली बात है ये कि एक दिन के चक्कर में मैं आपकी ऑफर डिले नहीं, आप प्रूफ भी कर रहे हैं कि मैंने घर पे बिलिंग करी, शॉपिंग करी, 17 तारीख के, देख लो मैं गलत नहीं हूं, मैं आया था, आपका सर्वर डाउन था, चलो मैं कर देता हूँ। तो यही सरकार ने, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाली, देखो इतना बड़ा मैटर बन गया था। क्यों? सबके लिए इंडिया लेवल पे सबके लिए क्या हो जाएगा? वैलिड। डाउट क्लियर है? आगे सुनना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% अलग से देना पड़ेगा मालिक। किसका? टैक्स का। किसका देना पड़ेगा? टैक्स का। अब नोट करना, कभी घर पे कोई पुरानी रिटर्न उठा लो 2016 की, 2015 की, तो ये पहले 3% था। ये पहले कितना था? 3%। जिसको नाम देते थे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सुन लो। शेट मैं बोल देता था सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। 3% उसका भी तो टुकड़ा था। 1% सेकेंडरी, 2% एजुकेशन सेस। आज भी क्या है? 1% सरकार ने किसका नाम का ऐड किया जी? हेल्थ के नाम का। जैसे आजकल आप गाड़ियां लेते हैं नवियां, देखा होगा, एक काउ सेस लगता है। हाँ, एक गवर्नमेंट ने शुरू करा, एक स्वच्छ भारत सेस लगता है अलग से 0.5, छोटे 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 से सेस जोड़ दिए। सरकार कहती चलो कोई नहीं, पैसे कमाओ दबा के, लोग गाड़ी ले तो रहे हैं 15 लाख के, और क्या 20,000 और महंगी हो जाएगी, क्या चिंता की बात है? 15 लाख की 15 लाख 50,000 हो जाएगी। तो वो छोटा होता है काउसेस, 1,000 रुपए 2,000 रुपए अलग सिस्टम है अलग के। तो 1% हमने किसका नाम का लेना शुरू करा जी? हेल्थ के नाम का। हमें क्या फर्क पड़ता है? समझे नहीं? जहां इतना लाखों करोड़ टैक्स इकट्ठा होगा, वहां पे तो 1% भी बहुत, एक बूंद का सागर ही बहुत है। तो वहां पे किसी का भला ही हो जाएगा यार। कोई गवर्नमेंट की मशीनरीज, कोई नए हॉस्पिटल्स, कुछ भी बड़े ना बड़े हो बाकी बात है, बड़े लोग गाली निकालते हैं हिंदुस्तान में टैक्स देने का फायदा नहीं। मैं कहा यूएस में, दुबई में देने का फायदा 45%। हाँ, वहां वहां मजा आता है, लेकिन दुबई में आपके पास इनकम टैक्स तो है ही नहीं, तभी लोग बोरियां भर भर के दुबई जा रहे हैं। पर उसका ड्रॉबैक क्या है? वहां आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती। पढ़ाऊंगा चैप्टर में, पढ़ाऊंगा चैप्टर में, वहां जाके देखना, सब हिंदुस्तान बैठा है, सब गुजराती वहां बैठे हैं, सब केरला के लोग तो सब पूरा दबा के केरला वहां बैठे हैं। तो सरकार ने उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट निकाली, क्या बिल्कुल करंट पढ़ाऊंगा, कि पढ़ाने का फायदा ये है, कोई सीए वालों को पढ़ाते हैं बिल्कुल करंट, और आपको पढ़ने का मजा भी करंट है। और वो पुराना पढ़ी जाना है बुक लेके, या कोई पुराना बताई जा रहा है, ऐसा होता क्या है? गलती आपकी भी नहीं है, जैसा अगला कोई आपको बता देता है आपको मानना पड़ता होगा, भाई ये बता रहा है टीचर, हमें तो पता ही नहीं, ये भी आया। अब हमें पता होता है कि ये पॉइंट जो आप बोल रहे हो ये तो कब का अबॉलिश भी हो गया। अब तो करंट खाल ये चल रहा है कि ये अमेंडमेंट है 4% वाली, 3% वाली। एक ये पढ़ाऊंगा, 3% का क्वेश्चन मिलेगा कहीं जगह, वो क्यों मिलेगा उसका कारण है हमारे पास। क्यों 3% और 4%? एक दिन टीचर ने, खालसा कॉलेज के थे, उन्होंने कह दिया क्वेश्चन गलत है, बुक में कह दिया क्वेश्चन ही गलत है, और रीजन इज दैट उसने 3% लगा रखा, उसको ये लिखा कंसेप्ट कुछ और था। ये थोड़ा यार पागल है, बुक 3% लगाई, इतने पुराने टीचर्स ने गलत थोड़ा करेंगे। पर समझने की बात है क्यों 3 था, मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं हर चीज प्लस होने के साथ आपको नेगेटिव बताता हूँ, ये पहले क्या थी और अब क्या है, क्या कोई नॉलेज हो। हाँ, अब करंट नाउ क्या चल रहा है जल्दी बोलना जी? 4%। डन हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, हम क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, हेडिंग दीजिए फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ हेल्थ का वंश, दो बताइए। है जी, हेल्थ का एजुकेशन का 3 सही है। बस अब इकट्ठी करेंगे 4, अपन ही वहां पे अलग अलग दिखाना, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक एक पेज है। फटाफट ये शीट रखिए अपने पास, और एक शीट मेरे पास ही आ जाएगी बाद में। अपना अपना नाम लिख लीजिए बच्चे शीट के ऊपर फटाफट। वो शीट आ रही है, डेट डे लिख सकते हैं आप इसके ऊपर, आगे सर्कुलर करते जाइए बच्चे, जिसके पास भी है। किसके पास ना आए तो मुझे बता देना एक बार, इधर लड़कों को पॉइंट करके। एक मुझे भी चाहिए वंश, पहले इनको दे दो एक बार, एक बार इनको दे दो, फिर मुझे भी चाहिए। एक है ना, एक होएगी रास्ता चेक करना, या बंदे ज्यादा है, चेक कर लीजिए। लग गई यार, मुझे एक दे दे भाई, मैंने 20 निकाली थी। 20 नहीं मिली, यार नहीं था। चलिए सर, आप मुझे शेयर कर लेंगे। गुड। लो सर, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने खुद ही पीडीएफ ओपन करी। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के नाम से पहला क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहे हैं। टोटल इनकम ऑफ, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलना बच्चे? रोहन, कोई राम श्याम मोहन इसका नाम है। एज कितना है जल्दी बोलना? 70 साल।
एज का बेनिफिट दोबारा बोल रहा हूं, कब कब मिलता है, अगर आप क्या है, रेजिडेंट। ये कंफ्यूज करूंगा, एज है 80 इयर्स, इनकम ये है, नाम ये है, और लास्ट में लिखूंगा ब्रीक सा जाके इट इज अ नॉन रेजिडेंट, तब कहोगे उसको एज का बेनिफिट नहीं मिलता। मैंने दोबारा पढ़ाया आपको, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, एज होनी चाहिए, एंड है, तब ये स्लैब लगेगा, वरना नॉर्मल स्लैब, नॉर्मल क्या था जल्दी बोलो, अभी अप्लाई करूंगा, लिख के दिखाऊंगा। 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5 5 है, 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है। बताओ मित्रों क्या इनकम है। असेसमेंट ये लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, असेसमेंट ईयर क्या लिखा हुआ है, 23-24, यही आपको पेपर में आएगा, 23-24। और जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये वाले लास्ट के बॉक्स वाले क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के हैं, डिटो सेम फिगर आपकी बुक के हैं, डिटो सेम आपको टाइप होके मिलेगा मेरी तरफ से। हाँ बाकी क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे, वो हम बुक से ही करेंगे, ये नहीं ये तो 1-2 ही था मेरे काम का, बाकी मैंने खुद बनाए हुए हैं 13-14 जो है मेरे, जो चलते हैं ऊपर हेडिंग भी देख पा रहे होंगे, सी एंटर, ठीक है ना, एक ही बात है। तो क्वेश्चन सेम है, तो शुरू करता हूं मैं आपके साथ, आप भी मेरे साथ साथ चलिएगा। मुझे बस इनकम दिखा दो एक बार, बताओ जी क्या इनकम है। 1090 450, और एक पॉइंट छोटू सा आपके साथ बीच में रह गया बताने के लिए, क्या लगे हाथ स्पेस है तो लिख दीजिए, यहाँ पे लगे स्पेस है क्या, 2 लिख लीजिए, टोटल इनकम एंड टैक्स, थोड़ा स्पेशल दिख रहा हूं 2 वर्ड, टोटल इनकम एंड क्या, टैक्स, मैं सर्कल भी कर देता हूं 2 वर्ड्स, छोटा सा मैटर, छोटी सी, क्या इन सबको हमने कौन सी फॉर्म में रखना है जी, राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ, कोई बता सकता है, नियरेस्ट टू रुपीस 10, गुड, नियरेस्ट टू रुपीस 10, 1 रुपया नहीं है, अकाउंट्स में हम कितना नियरेस्ट करते हैं, 1 रुपया, 0.5 का कंसेप्ट मैथ का वही है, यहां ऐसा नहीं है, यहां इनकम टैक्स सरकार ने नियरेस्ट रुपीस क्या माना, 10, क्योंकि आज के बाद कभी भी अपने रिटर्न देखें या घर वालों के रिटर्न देखें, हमेशा लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चेक कर दो तो कैसे, इसके ऊपर सेक्शन लगता है जनाब 288A, और इसके ऊपर लगता है 288B, नॉलेज के लिए कि पता होना चाहिए, किसने कहा नियरेस्ट टू रुपीज 10, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने के लिए कहा 288 किसने, ए ने, और टैक्स को राउंड ऑफ करने के लिए किसने कहा, 288 बी ने। पहले तो मैं कैसे कह सकता हूं टैक्स यार, किसने तो लॉ में सेक्शन में बात करी होगी। नियरेस्ट टू 10, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, शायद आप कैच कर पाए, इसको तो छोड़ते हुए, इसको छोड़ते हुए, ठीक है, आपकी इनकम है 10,50,942 रुपए, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक, बस 1-2 एग्जाम्पल बहुत रहेगी, इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे बता सकते हो, 10,50,000, हाँ 940, कैसे पता चला सर, वही मैथमेटिकली कंसेप्ट है, वह 0.5 था, या 5 रुपए का कंसेप्ट है, 5 रुपए हुआ या 5 से ज्यादा तो अगला नंबर 50 हो जाता, 5 से कम है 2 है तो मैंने बैक कर दिया कितना, 40। अब कहते ले यार सरकार पागल है, 2 रुपए छोड़ दिए, जहां लाखों की बात चल रही है 2 रुपए चक्कर में डालेगा और पॉइंटों में पैसे लेगा, फिर खुले करते फिरेंगे, ऐसा काम भी नहीं, एवरीथिंग इज अराउंड ऑफ, हाँ नियरेस्ट 100 नहीं कहा, नियरेस्ट 10, इसी की एग्जांपल मैं इसको बॉक्स कर देता हूं, अगली एग्जांपल लेते हैं चलो आपके साथ, 9,80,986, तो क्या बता सकते हैं इसको जी आप लोग, 980990, गुड। अब मतलब मैं अपर या लोअर राउंड ऑफ नहीं बोल सकता, दोनों ही है इसके अंदर ना, ये लोअर ही कर दो अपर ही कर दो, नहीं दोनों है यार, मैथ का कंसेप्ट है। 5 रुपए हुआ एग्जैक्ट, 5 रुपए हुआ, अगले क्वेश्चन में आएगा 3-4 के बाद, तो कौन सा करेंगे, अपर हायर, आपको पता है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट किसके अंदर है, मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, किसके ऊपर है, टैक्स। अगर आप टैक्स निकालें वो लास्ट में है नहीं 4%, बड़ा अजीब सा है, तो 4% लगाएंगे तो शायद पॉइंटों में आ जाए, घबराइए मत, पहले पॉइंटों को नॉर्मल कर लो, नॉर्मल करने के बाद जैसा आपका अपर ऊपर लोअर बनता है वो करके आए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, यहाँ पे हेडिंग देके सॉल्यूशंस, हेडिंग क्या दोगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन फॉर द AY, कौन सा है जी, 23-24, आराम से लिखिए 23-24, डन। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टोटल इनकम इक्वल्स टू,
कितनी इनकम थी सभी चेक कर सकते हैं। 10,90,000 कितनी थी जी? 450, 10,90,450। राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं, पहली राउंड ऑफ है, डन हो गया। चलो अब टैक्स निकालते हैं कैसे। पहले तो हमने एज पढ़ा यार, मैं भी दिखानी। एज क्या है? 70, 70 मतलब 60 से ऊपर, तो क्या बन गया? सीनियर। ओके, और ऊपर से क्या है मैं देख नहीं पा रहा, रेजिडेंट, तो फिर इसको एज का बेनिफिट मिलेगा। और एज का बेनिफिट सीनियर के लिए क्या लिमिट होती है? 0 से 3 लिखाइए, लिखो 0 से 3 लाख, गलती मत करना, ध्यान से लिखना। 0 से 3 लाख क्या होता है, जल्दी बोलना। नील। अगला लिखिएगा 3 लाख से कितना था? 3 लाख से 5 लाख, ऐसे लिखेंगे। कितना हुआ? 2। उस 2 लाख का कितना था, जल्दी बोलना। 5%, कितना हुआ बच्चे? 10,000। आराम से लिखिए, मैं पूरा कर रहा हूं आपके सामने। 0 से 3 लाख नीला जी। हाँ जी। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो तो 3 लाख एक बोलने का मोटिव क्या है कि अगला 1 रुपया उसके अंदर कवर हो गया। 3 लाख एक भी तो एक में आ गया ना। आप एक ना मानिए ना, जैसे आप कहते हैं काउंटिंग करें 1 से 10, तो कहेंगे 9 है, फिर तो 10 ही हुआ ना, 1 भी तो काउंट होगा उसके अंदर। ये पॉइंट है, तो लिखने का मोटिव है 3,01,000, या राउंड ऑफ नहीं। चलिए जी, ये समझ आया स्लैब रेट का मतलब, कई गलत समझा इसको। मैं कह रहा हूं एकदम से नहीं सॉल्व हो पाएंगे, घबराने की बात नहीं है, वी हैव अ टाइम। मेरे पास पूरा टाइम है इसको करने के लिए। अगली क्लास में मैं स्पीड देने वाला हूं आराम से। तो ये नहीं होता शायद फर्स्ट टाइम में सबको समझ आए, एकदम से नहीं समझ आएगा, तो वह करेंगे आराम से। 0 से 3 लाख माफ था बच्चे, तो पहला 3 लाख नील है। अगला 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख कवर तो इनकम, तो कितना चेंज हुआ? 2 लाख। उस 2 लाख का 5% कितना? 10,000। अगला 5 लाख से कितना जा रहा है, जल्दी बोलना। 5 लाख से कितना, जल्दी बोलना। कितना चेंज हुआ ये बताओ। 5 लाख। इस 5 लाख पे कितने परसेंट है, कितना बनता है? 1 लाख। आराम से समझिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करी। इट टेक्स टाइम, और अपने पास टाइम है भी है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अपन जल्दबाजी करेंगे, समझ के चलेंगे। डन सर। एंड लास्ट में लिखने वाला हूं क्या बच्चे? बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम। अब मुझे ये बताना आराम से, टोटल इनकम क्या थी? 10,90,450। अगर मैं सही हूं, 3 लाख तक माफ कर दिया। अगले 2 लाख जो भी 3 से 5 था उस पर क्या लगा दिया? 5%, 5 लाख कवर हो गया। अगले 5 लाख पे क्या लगा दिया? 20%। बैलेंस इनकम बची क्या ये बता। 90,450। उस 90,450 का कितना करेगा? 30%, क्योंकि वैसे तूने क्या कहा था? मोर देन 10 लाख। क्या कहा था दोबारा बोलो। मोर देन 10 लाख कितना होगा? 30। और मोर देन 10 लाख कितना है, देख के बता सकते हो यार। 90,450, अगर इंग्लिश में बोलूं 9450, उसका कितने परसेंट बच्चे? 9450 का 30%। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, काम आएगा। क्या आ रहा है बता पा रहे हो? 27,135। टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। 27,135 प्लस 1 लाख प्लस 10,000। हाँ जी, नहीं नहीं अभी करेंगे, बार बार नहीं राउंड ऑफ करेंगे, तो 4 बार राउंड ऑफ हो जाएगा। लास्ट में जाके राउंड ऑफ करेंगे जब आप सेस लगा देंगी तब, अभी नहीं है तो फिर बहुत बार राउंड ऑफ हो जाएगा, एक बार नहीं। तो यहाँ टोटल लगवाइए मुझे 137,135। अगर आपको नहीं समझ आया लास्ट में बच्चे, तो एक बार जाते हुए पूछ लेना, ये हो जाता है कई बार, नहीं पता चलता स्लैब्स का सिस्टम। स्लैब सिस्टम है, तो हाउ कैन यू फॉलो इट वो बताऊंगा। इसके बाद क्या ऐड करेंगी, जल्दी बोलना। एच एंड ई सी, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एच एंड ई सी। कितने परसेंट है, जल्दी बोलना। 4% ऑफ किसका? टैक्स का। 4% ऑफ टैक्स का। तो 137,135 का 4% अगर मैं टाइप करता हूं, तो 5485, 5485 दोनों को ऐड करिए। 5485 प्लस 137,135, तो टोटल बताइए जी क्या आ रहा है? 142,620। 142,620। हाँ जी, हाँ जी। हर बार टैक्स निकालने के बाद, ऑफ टैक्स है, इनकम का नहीं है।
क्योंकि यही अपन बच्चे 10 लाख का 4% करें तो 40,000 के करीब हो जाएगा, यही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑफ टैक्स है। अभी तो आपसे पेंडिंग है कुछ बातें, तभी मैं हर क्लास में कहता हूँ कि डेमो में हम लोग 1-2 क्लास में कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज टैक्स है ही इतना वास्ट है, आप कितनी मर्जी बात करा लो एक टॉपिक पे। अभी तो सरचार्ज की मैंने आपसे बात नहीं करी कि व्हाट इज सरचार्ज, और आप नोट करेंगे मेरी इस पीडीएफ में कोई भी आपको इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। उसका रीजन है, ऐसे थोड़ा आप लोग लिखना नहीं आता, आप 1 करोड़ लिख देते, 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर आएगा मार्जिनल रिलीज, अलग कंसेप्ट है टैक्स का, पहले चैप्टर का कुछ पार्ट है, बड़ी क्लास में अंत तक काम आएगा हमारे, तो तब सिखाऊंगा भी नहीं। अब तो जस्ट हम सीख रहे हैं स्लैब्स को अप्लाई करना, उस स्लैब्स को लर्न करना, एंड राउंड ऑफ एंड कंसेप्ट कुछ जैसे मुझे बताए जा रहे हैं, मैं आपको करी जा रहा हूँ कुछ समझना ये चीज। चलिए अगले का आंसर आप बताएंगे तो मजा आ जाए, अगले का आप बता दें, अगले का आंसर आप बता दें तो अच्छा लगेगा। तो लिख लीजिए टोटल इनकम ऑफ, जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका बच्चे 2, वो एक छोटी सी बात जाते हुए कर लेंगे अपा। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस तानिया। इन्होंने असेसमेंट ईयर क्या कहा है जी, जल्दी बोलना। वैसे मैं ये चेंज कर नहीं सकता, जैसे अकाउंट्स में तो आप हर क्वेश्चन में देखते हैं ना ईयर क्या दिया हुआ है, यहाँ ऐसा होता ही नहीं, यहाँ ईयर आपको कॉमन ही मिलेगा हर क्वेश्चन में। कौन सा असेसमेंट ईयर है बच्चे, 23-24। कुछ पर्टिकुलर्स पढ़ लें इनके बारे में। एज क्या बताई हुई है जी, 50। वैसे भी क्वेश्चन का पॉइंट ही नहीं बनता जब एज ही 50 है, फिर क्या देखना रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को, एज का बेनिफिट मिलता है सिर्फ रेजिडेंट को, पर ये कौन है, तो हमारे लिए तो मैंने कहा था जिसकी एज 60 से कम हो, वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, एक ही बात है। क्लियर हो गया, तो सुनिएगा, तो लिखिए टोटल इनकम, लिखिएगा टोटल इनकम इक्वल्स टू, कितनी इनकम है जल्दी बताइएगा, 494। अब उसको अप्लाई करने का सिस्टम देखिए, 494 लिमिट कौन सी लगेगी पहले ये बताओ, फर्स्ट वाली, चलो 0 से 2.5 नील है जी, 0 से 2.5 नील है। तो मैं वैसे अगली लिमिट क्या होती है मुझे बताओगे, 2.5 से 5, पर इनकम 5 से पहले कम है, तो मैं लास्ट वाले को लिख सकता हूं बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम कैलकुलेटर पे मुझे माइनस करके बताइए, 494 में से 2.5 लाख तो माफ हो गया, 494 टोटल है यार, 2.5 लाख तो माफ ही हो गया, फर्स्ट 2.5 लाख, 494 में से 2.5 लाख माइनस कीजिए, 244, यही आ गया 244। इस 244 का कितने परसेंट करेंगे जी, 5%। 244 का 5% बच्चे कितना आ रहा है, 12,200। डन है, एक ही पॉइंट था, तो मैं लाइन ड्रॉ करके ऐसे लिख दूं 12,200 प्लस इस पे क्या लगाएंगे एच एंड ईसी, हाउ मच 4%, इसका 4% करेंगे तो अब आपका कंसेप्ट काम आएगा 488। सर हमने राउंड ऑफ नहीं किया, अभी नहीं करना, मैंने आपको कहा था पहले टैक्स निकालेंगे, निकाल तो लो टैक्स, ये चीज है, प्लस 12,200 ऐड करेंगे, 12,600 कितना मतलब बच्चे 88, तो इसको मैं लिखूंगा राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट ₹10, तो ये बन जाएगा, जल्दी बोलना कितना, 12,600। गुड, एक्सीलेंट। अगर आपको कैच होगी वो बात ठीक है, पर एक छोटी सी बात इसके साथ पेंडिंग थी, अभी बतानी जरूरी है, हो गया ये, कर लिया, इतने क्वेश्चन तो करनी देवी, किताबें गिरनी शुरू कर दी, अब ये शुरू करा है माहौल, ये सिग्नल होते हैं छुट्टी कर, भाई क्या हो गया है, होते ही होते हैं, ऐसी बात होता है, ठीक है। बात 2 मिनट के बाद कर रहे हैं, हाँ शांति, हो गया डन जी, डन करें, चलो लास्ट डन करते हैं खत्म, क्योंकि उसको मजा नहीं आएगा कि गलत लेक्चर न रह जाए हमारा। एक पॉइंट पेंडिंग रह गया आज के लेक्चर का करेक्ट होने में, बस लास्ट लेक्चर क्या होगी, प्रैक्टिस, गोइंग ऑन प्रैक्टिस विद, एंड कुछ छोटी छोटी बातें कर लेंगे आपसे। लास्ट है जी, देखिए फटाफट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, फर्स्ट लिखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट आपको पूछने वाला हूं मैं,
रिबेट, ये वन स्टार्ट लेके जाना। रिबेट अंडर सेक्शन क्या लिखा मैंने 87 है। मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले 2 मिनट रुक गया था, उसका कारण बताऊंगा। जस्ट इस सेक्शन के कारण किया था कि गलत नाम चला जाए मार्केट में, कहीं सर ने कोई टैक्स निकाल दिया, वो टीचर जिसको पढ़े हैं गलत निकाल रहा है, मास्टर कराता ना इसको, इसका तो टैक्स 0 बनता है, 0 बनता है, हम तो 12,690 दे गए हैं। यही पॉइंट है छोटा सा, बस क्या है सुनना। रिबेट का मतलब समझते हैं, कुछ डिस्काउंट टाइप, बिल्कुल सही। सरकार भी इसी लालच पे आ गई कि हम भी डिस्काउंट देंगे। मतलब ये क्या भला है, अभी तो स्लैब रेट्स खाई आपने 0 से 2.5, 2.5 से 5, ऐसा कुछ। मगर सुन तो लो, हर बंदे को थोड़ा बांट रहे हैं। डिस्काउंट देने की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, आप क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल। मैं कहा डन सर, आप हैं, मैं अपनी खुद रिटर्न इसमें भरता रहा हूँ इंडिविजुअल। प्लस आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट। मैं कहा जन्म से कभी बाहर गई नहीं अब तक, जहाज भी देखा ऊपर से, बस यही तो है भाई, रेजिडेंट कसम खा के। प्लस अगला पॉइंट आपकी टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम अप टू रुपीज क्या होनी चाहिए, 5 लाख। आपकी टोटल इनकम अप टू रुपीज क्या होनी चाहिए, 5 लाख। मैं क्या, सरकार को कैसे पता मेरी इनकम 5 लाख, और तो मैं चाहता ही हूँ कि इनकम 5 लाख दिखे, वो तो अपने हाथों में है ना, कैश ले लो फीस। आपको भी ऐसे डाला जाएगा कि कोई पेटीएम गूगल पे ना करे, तो कैश ला देना या कोई और नंबर दे देना, उस पर कर देना। तो टोटल इनकम अप टू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। तो डाउट आया, एक्चुअली फर्स्ट टाइम वर्ड टोटल इनकम नहीं होता। जितने आप मेरे क्वेश्चन कर रहे हो अभी, हमेशा क्या लिखा हुआ है, रोहन टोटल इनकम, तान्या टोटल इनकम, ये लिखा हुआ है। कभी एक्चुअली वर्ड टोटल इनकम नहीं आता। फर्स्टली क्या वर्ड आता है, छोटा सा नोट करना, इसके बाद आप करूंगा, यहां पे कर देता हूं। फर्स्टली वर्ड आता है जी ग्रॉस टोटल इनकम। क्या वर्ड आता है, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। आप सुनेंगे कभी से जीटीआई। इसमें से माइनस की जाती है बच्चे, क्या जल्दी बोलना आ रहे हैं, डिडक्शंस माइनस की जाती हैं। कुछ डिडक्शंस हैं, वो सेक्शन है 80C से लेके 80U तक, अगले सेमेस्टर में आएगा, अभी नहीं आना। अभी हमने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना है 80C, जो कॉमन के नाम से मैं याद करता हूं, आपको याद कराना पड़ेगा मुझे, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए 80C। ये माइनस करने के बाद सभी लोग समझेंगे जो इनकम आती है वो आती है बच्चे पहले तो टोटल इनकम, अगर एग्री कर जाते हैं। और वैसे भी इकोनॉमिक्स पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रॉस और नेट में फर्क होता है। ग्रॉस इन टोटलिटी सारी इनकम, माइनस डिडक्शन देने के बाद, जैसे कल आपसे ही बात करी थी मैंने, डिडक्शन का लाइक दैट 80C, मैंने कहा था LIC कराइए, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराइए। तो मैं कहना क्यों चाहता हूं, सुनना, एक छोटी सी पॉइंट है। सर मैं तो फिर 80C में बहुत सारे पैसे भर दूंगा, 2, 2.5, 3 लाख जितने पैसे आएंगे सारे भर दूंगा। तो सरकार कहती नहीं, मैक्सिमम लिमिट भी है। तो पागल हो जाओगे, तो पागल हो जाओगे, टैक्स बचाने के चक्कर में सारे पैसे सेविंग में हिंदुस्तान को मार दोगे। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, कंजप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कि प्रभु कुछ सेव करो, कुछ खाओ भी, पार्टी बूटी भी करो, पैसे पूसे भी डालो, तभी मार्केट में फ्लो आएगा पैसे का। तुम सारे दवाई जा रहे हो, बनिए भरी जा रहे हो, कंजूस करी जा रहे हो, पैसे जमा करी जा रहे हो। खर्चने भी हैं, कंजप्शन भी करने हैं, इन्वेस्ट भी करने हैं, सेविंग्स नहीं करने। आपने सोचा यार ये स्कीम ठीक है, सेविंग करते हैं, नहीं करनी है, बट टैक्स के लालच में ये तो नहीं यार। तो सरकार कहती मैं आपको मैक्सिमम डिडक्शन दूंगा, कितने की बच्चे, 1.5 लाख रुपए। ये मैंने क्यों कहा आपसे, वैसे एग्जांपल है, क्योंकि 1.5 लाख की फिक्स्ड है, यही होती है, हो गया। ये मैंने क्यों कहा, वंश ध्यान सुनना। अब मान लो मेरी इनकम थी लास्ट बच्चे 6 लाख, मेरी इनकम क्या थी, आपने पहले ही सुना, सर जी आपकी इनकम तो 6 लाख है, 5 लाख से ऊपर है, आपको 87 रिबेट नहीं मिलेगा। मैं सुन तो ले यार, मैं 6 लाख बोल रहा हूं GTI, 6 लाख क्या बोल रहा हूं, GTI ग्रॉस टोटल इनकम। 1,50,000 मेरी 80C है। जैसे मैंने बेटी के नाम पे मैंने एक HDFC का प्लान लिया हुआ है, वो 80C में कवर्ड है, कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो जो एक अमाउंट मिलेगा उसकी एजुकेशन या शादी जो भी सिस्टम होगा उसको दे देंगे, तो आप यूज करें। तो 1.5 लाख मैं उसमें डालता हूं। तो अगर मेरी इनकम 6 लाख है, बी प्रूडेंट दैट 6 लाख में से अगर 1,50,000 माइनस किया जाए तो मेरी इनकम क्या आ जाएगी, 450। क्या वो 5 लाख तक आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो 5 लाख से आता हूं, तो मैं इस डिडक्शन का, इस रिबेट का हकदार हूं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आधे बच्चे सुनते हैं टोटल इनकम, बच्चे टोटल इनकम मतलब आफ्टर ऑल डिडक्शंस,
नॉलेज की बताता हूँ। आप माता मनसा देवी जाते हैं या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जाते हैं जो रजिस्टर्ड है, अगर वहां पे आप 10 रुपए देते भी हैं तो गले में तो आप डाल ही देते हैं, वो तो चलो है ही, 10-100 रुपए घर वाले जाते हैं साथ में। तो माता मनसा देवी की बैक साइड एक कंप्यूटर रूम है जहां पे कंप्यूटर स्लिप भी देते हैं, बिल्कुल बैक साइड है, बिल्कुल गेट के दूसरा गेट मानते हैं इसको आप। वहां आप 10 रुपए दीजिए, मैंने कह रहा 100 रुपए दीजिए, पहले हमारे हालात ऐसे होते हैं, तो वहां पे 10 रुपए ही दीजिए, अपने पास तो है नहीं, वहां के देंगे, सिंपल सी बात है, इसमें क्या बात है यार, यूज है अपने खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, तो 10 रुपए वहां दीजिए, तो आपको स्लिप मिलेगी, और स्लिप के नीचे एक लाइन लिखा होगा, ऑल डोनेशंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो आज के बाद कभी आंखें खुली रखना, माता वैष्णो देवी जाएं, बड़े बड़े धार्मिक स्थल जाएं, तो बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है आपके द्वारा दिया गया दान, हिंदी में लिखा जाता है, जिनको नहीं समझाता कि इनकम टैक्स में आयकर विभाग में निर्धारित है, या आप जितना दान दे रहे हैं, जो प्लस में पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है हमें, चैरिटी, चलो पीएनडल, नहीं तो बाप का राजा पीएनडल, तो साले पता नहीं चलता नहीं चैरिटी किस गली मोहल्ले में दे के आया, हमें क्या पता है, समझे नहीं। हमने 2 लाख के कंबल बांटे, मैं देख रहे हैं क्या तुझे, निर्मला सीतारमण के साथ ही ये 2 लाख के कंबल बांटे, लिखो सारे दो के नाम, ऐसा कुछ था। लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है और हम भी पढ़ा उसके साथ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट होगी आपके टाइम से खोली जा रही है कि प्रभु ऐसा नहीं होता। आप पीजीआई गए, 5 लाख रुपए के कोई कंबल बांटा है, गरीबों को बांट सकते हैं, पर उसकी इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं है, इट्स अ इन काइंड डोनेशन, डिडक्शन है इन कैश, इन काइंड कोई नहीं मिलेगा। आप बुक्स बांटाए, बैग बांटाए, बच्चों को बांटो, आपकी इच्छा है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सरकार ने मोटिवेट करा आपको किस बात के लिए, दोबारा सुनना, अगर दान देना ही है तो ऐसे ट्रस्ट, ऐसे रिलीजियस ट्रस्ट, ऐसे मंदिर गुरुद्वारों को दीजिए जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहां, 2 एक्ट होते हैं, डेवलप डबल ए रिलीजियस ट्रस्ट, और एक इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है कि हमें एक एक रुपए का आपसे हिसाब चाहिए, जितनी ब्लैक मनी मंदिरों में घूम रही है कहीं नहीं घूम रही, तो इनकम टैक्स की नजर उनके ऊपर भी है। ये छोटे भी ऐसे नहीं सोने की मंदिर बन रहे, ये सोना आल कहां से रहा है, पैसा कौन चढ़ा रहा है, जाके कापियां कापियां चढ़ा जाते हो, ये होते हैं भाई, सबके भगवान है, हमने जाके चढ़ा दिए। तो गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड चाहिए, और अगर आप ऐसा दान देते ही हैं, अगर जेन्युइन है, तो फिर इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन क्लेम करिए, अंडर सेक्शन कौन सा, 80G। तो जो अगले सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे तो और डीपली कराऊंगा। तो यहाँ पॉइंट क्या है, दोबारा रिबेट कितने की, जल्दी बोलना, इंडिविजुअल को रेजिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, जल्दी बोलना, अप टू 5 लाख। तो पहला पॉइंट क्या है, टैक्स पेबल ऑन, वर्ड लिख देता हूं मैं, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एज पर स्लैब रेट्स। पहला लॉ, जितना आपका टैक्स बनता है आप निकाल दो, जो भी अभी हमने निकाला। और दूसरा पॉइंट क्या है, रुपीज 12,500, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर या लेस, जो भी आप बोलते हो, ये कंप्लीट था मेरी तरफ से। क्या कि जितना टैक्स आपका बनता है और 12,500, विच एवर इज लोअर या लेस, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, वो आपको मैं टैक्स में क्या कर दूंगा बच्चे, माफ कर दूंगा। और अभी चेक कराऊंगा, अभी चेक कराऊंगा, 1 मिनट लेके बस। हो गया डन, डन है, वो कर रहे हैं तारा, रुक जा, क्या हो गया, सीरियस हो गई। तो टैक्स और 12,500 विच एवर इज, सुन लो, अभी तो अप्लाई करना नहीं सीखा, अभी तो अप्लाई करेंगे, देखो मैं इतना ही प्रूव कर सकता हूं आपको। सर ये फिर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया, पहले ही वर्ड वहां पे क्या था, नॉन रेसिडेंट, तभी मैं करते हुए रुक गया था, नॉन रेजिडेंट देख के नहीं, इनकम देख के रुक गया था कि वहां इनकम 494 है, और इनकम 5 लाख से कम है, ऊपर से इंडिविजुअल है, फिर खुश हो गया, नॉन रेजिडेंट है, कि इसको रिबेट नहीं मिलता। तो आपने चुपचाप इसका शांतिपूर्वक क्वेश्चन निकाला, मैं कुछ नहीं बोला। अब यही क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, यही क्वेश्चन, सिर्फ नॉन वर्ड हटाना है, और आंसर मानोगे क्या आएगा, 0। क्यों, बच्चा कहता है जी टैक्स तो 12,690, नहीं, जो ये 12,500 कंपेयर करने ना, इससे कंपेयर करना है, सेस से, सेस किस पे लगता है, अगर टैक्स ही 0 हो गया, तो आप जब बोलेंगे लास्ट वीक 12,200 और 12,500, विच एवर इज लोअर, 12,200, 12,200, 12,200, 0, और रिबेट मिल गई। जब 0 टैक्स हो गया तो सेस भी, तो फर्क देख रहे हो,
फर्क देख रहे हो? रेजिडेंट होने से इतनी इनकम पे टैक्स और नॉन रेजिडेंट होने से इस इनकम के ऊपर टैक्स सीधा। बस मतलब अगर डीपली समझ सकते हो यार तो बहुत डीप जा सकते हैं हम लोग। और मजा भी तभी है अगर पढ़ने का मजा है। और उस दिन बच्चे कुछ आप टेंशन ले गए, सर ने बताया, मुझे डर गए, सर कहते हैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं थी मालिक, टेंशन ना लिया करो, मेरा पूरा पैशन है, मैं इसी में सीए होके इसमें आया हूँ और पागल नहीं हूँ इसमें आया हूँ। अब बस सीए बन के इस लाइन में क्यों है, अपना पैशन है पढ़ाना। सुबह से लगे होते हैं 8 बजे से लेके, सीए वाले +1 +2 चंडीगढ़, मतलब कहीं नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है ना, आपके 32 में पूरा नाम है, 32D में, जब मर्जी बोल देना। ये अकाउंट्स पढ़ाता हूँ वहां पे सीए वालों को। आरएमएस वहां पे इंस्टीट्यूट है, कभी नाम सुनना, आरएमएस बिल्कुल टक्कर पे, वहां पे अकाउंट्स मैं ही ले रहा हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो मोटिव क्या था कि आपसे फीस का मोटिव, कहते फीस नू लाना डर के सोचे, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, बढ़िया हूँ, फीस तो लूंगा, फ्री नहीं पढ़ाता मैं, ऊपर से सीए। भाई साहब समझो बात को, है फ्री तो मतलब यहाँ दर्शन भी नहीं है। हाँ, इतने करने पड़ते हैं, सबका नाम है। तो उसको अकॉर्डिंगली 1% भी चिंता मत कीजिए। कहने का भाव ये था, पढ़ाऊंगा मैं, अगर बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज का चक्कर पड़ जाता है, हमारी भाषा कुछ और होती है। ये पढ़ाऊंगा ठोक बजा के, ये आपको मजा आएगा कि ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं ना, आपको बाकियों से डिफरेंस मिलेगा बस। ये नहीं कि कोई और पढ़ा रहा है, आपको मतलब नहीं, आपको मजा आएगा। कोई डाउट है पूछ के? डन है सर। और एक छोटी सी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, छोटी सी 1 मिनट की बस।